Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 7 science. Chapter name is Weather, Climate and Adaptations of Animals to Climate. बेटा ये वो चैप्टर है आपका 7th चैप्टर है एनसीईआरटी का। इसमें भी हम देखेंगे कि वेदर क्लाइमेट क्या होता है और कैसे एनिमल्स अपने आप को क्लाइमेट के अकॉर्डिंगली कैसे अडाप्ट करते हैं उन चीज़ में, अगर कैसे वो पोलर रीजन्स में ठंड में गर्मी में अपने आप को रहने के लिए कैसे अडाप्ट करते हैं, वो सब चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं। नाउ सबसे पहले वेदर। अब वेदर क्या होता है ये देखो, आपके सामने स्लाइड में मैंने 12 टाइप्स ऑफ वेदर की पिक्स लगाई हुई हैं। यहाँ पे एनिमेशंस चल रही हैं। एक आपका जैसे फर्स्ट है वो पार्टली क्लाउडी स्काई है, सनी भी है ना, क्लाउड्स हैं थोड़े से और सन भी आ रहा है। सेकेंड वाले में स्नोफॉल हो रही है। थर्ड वाले में सनी भी है, पार्टली सनी है और पार्टली रेनी भी हो रहा है। नेक्स्ट फोर्थ में आपका पार्टली क्लाउडी है, मतलब पार्टली क्लाउडी नहीं है, वो पूरा ही क्लाउडी है और रेन हो रही है। ऐसे ही आपके आगे अलग अलग है। क्लियर स्काई भी है, क्लाउडी स्काई भी है, कहीं पे बिल्कुल सन पूरा है, कहीं पे लाइटनिंग हो रही है, कहीं पे रेनफॉल और स्नोफॉल दोनों हो रहे हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वेदर जो हम नॉर्मली देखते हैं वो सारी कंडीशंस हैं। तो अब हम डिस्कस से पहले कि वेदर अब होती क्या है। ये तो मैंने आपको एनिमेशन से समझाया कि इस तरह की वेदर क्लाइमेट कंडीशन वेदरिक कंडीशन नॉर्मली होती हैं। अब आप पूछोगे, आपके दिमाग में ये चीज़ आएगी कि वेदर होता क्या है। वेदर रेफर्स टू द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द एटमॉस्फेयर एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। वेदर वो चीज़ होती है जो कहीं कभी भी एटमॉस्फेयर जो है हमारा एटमॉस्फेयर में किसी भी टाइम पे कुछ भी हो जाता है, चेंज आ जाता है। एकदम से आप देखोगे बारिश होने लगी, या एकदम से आप देखोगे अभी तेज़ धूप थी, फिर एकदम से बादल आ गए, एकदम से हवा चलने लग गई, या बारिश शुरू हो गई। अलग अलग चेंजेस जो आप टाइम एकदम से विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स जो आपकी चेंज हो जाती है उसको हम वेदर कहते हैं। एटमॉस्फेयर में हमारी चेंजेस हो रही हैं। The changes take place with respect to the temperature, humidity, rainfall, wind speed, etc. वही जो मैंने अभी आपको चीज़ बोले, टेम्परेचर आपका कैसे टेम्परेचर रिलेटेड चेंजेस हो सकती हैं, ह्यूमिडिटी हो सकती है, रेनफॉल हो सकती है, विंड स्पीड हो सकती है। यही सारी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, किसी के रिलेटेड भी चेंजेस हो सकती हैं। और जो आपको देखो, अब आप मुझे बोलोगे कि मैम हमें कैसे पता चलता है टेम्परेचर क्या है, कौन हमें बताता है टेम्परेचर के बारे में। कोई तो डिटेल में स्टडी करता होगा ना वेदर के बारे में, और जो हमारे को बताता है, हम जैसे न्यूज़पेपर में भी देखते हैं या हम टीवी पे देखते हैं, या आजकल ये आपकी सोशल मीडिया डिवाइसेस बहुत सारी आ गई हैं, गैजेट्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं। आप डेस्कटॉप पे देखते हो, लैपटॉप पे देखते हो, या आप इस पे देखते हो, मोबाइल स्मार्टफोन्स पे देखते हो। आप इन सारी चीज़ों पे क्या देखते हो, आप देखते हो कि अगर आप कभी कोई चैनल निकाल लो न्यूज़ का या वेदर रिपोर्ट्स के बारे में, तो आपको वो बताते हैं पूरी कि आज आपको टेम्परेचर कैसा रहेगा, आज आपका टेम्परेचर सनी है, क्लाउडी है, रेनफॉल है, क्या है, ह्यूमिडिटी कितनी है कितनी नहीं, ये सब आपको डिटेल में बताते हैं। या आपको 1 वीक बाद में, मान लो आपने वेकेशंस के लिए जाना है कहीं, तो आपने 1 मंथ बाद में आपने कहीं की टिकट्स रिजर्वेशन करवाई है, तो वहाँ की आप सोशल मीडिया से आराम से आप वहाँ के टेम्परेचर का वेदर की रिपोर्ट आप ले सकते हो एडवांस में। तो आपके दिमाग में ये चीज़ आएगी, वो कौन बंदा है, कौन वो पर्सन है जो हमारे को ये सारी डिटेल्स देता है। जो पर्सन वेदर के बारे में पूरी डिटेल्स पढ़ता है, स्टडी करता है, उसको हम मेट्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? मेट्रोलॉजिस्ट। और मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एक ऐसा होता है जो वेदर के ऊपर पूरी डिटेल रिपोर्ट बना के रखता है और आपको पूरी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये मेट्रोलॉजिस्ट का काम है जो हमें बताते हैं कि आज का वेदर आपका कैसा रहेगा कैसा नहीं। ठीक है, जो आप न्यूज़पेपर में देखते हो लिखा होता है सनराइज एट दिस टाइम एंड टेम्परेचर आज कैसा रहेगा, आज सनसेट एट दिस टाइम, मून राइज एट दिस टाइम। जैसे नॉर्मली जब लेडीज़ अपना फास्ट रखती हैं ये करवा चौथ का या
ये तीज का रखती हैं या वट एवर जितने भी फास्ट रखते हैं। मून जब इन्होंने देखना होता है तो वो मून कितने बजे आएगा, मून राइज कितने बजे होगा, वो हमारे को मेट्रोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट से मेट्रोलॉजिस्ट स्टडी करके हमारे को बताता है। ठीक है, सो नाउ कम्स टेम्परेचर। अब हम वो डिटेल में सारी चीज़ें समझते हैं। पहले हमारे को टेम्परेचर के बारे में पता चलता है। अब टेम्परेचर क्या होता है कि एक एटमॉस्फेयर में हमारे पास हमारा कितनी हॉटनेस या कोल्डनेस है टेम्परेचर में, द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कूलनेस ऑफ द एटमॉस्फेयर इज़ नोन एज टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है, एटमॉस्फेयर में कितना गर्मी है या कितनी ठंडक है, किस डिग्री पे तक गर्मी है ठंडक है, वो हमारे को पता चलता है। अगर रिकॉल करो बेटे, आपने टेम्परेचर का चैप्टर पढ़ा था फोर्थ, अभी 7th क्लास में, उसमें आपने टेम्परेचर के बारे में हमने एक देखा भी था कि एयर का टेम्परेचर हमारा अलग तरीके से पता चलता है, या हमारे को कैसे बॉडी का टेम्परेचर कम है ज़्यादा है पता चलता है, तो वो चीज़ है। अब हमने इसमें एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर देखना है। अब जो ये एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है, कितना हॉट है या कितना कूल है, वो कहाँ से होता है, किसके एक्शन के कारण होता है, वो एयर, वाटर और लैंड सबके कंबाइंड वर्किंग, सबके कंबाइंड एक्शन से इनका टेम्परेचर हमें पता चलता है। अब आप मुझे बोलोगे कि मैम कैसे एयर, वाटर एंड लैंड कैसे तीनों इकट्ठे उनके कॉम्बिनेशन से पता चलता है हमारे को। अब देखो बेटा, आपने लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज आपने 6th क्लास में पढ़ी हुई है ना आपने, लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। सी ब्रीज में क्या होता है, सी ब्रीज डे में होती है आपकी वाटर, सी की ठंडी हवा आपकी जाती है लैंड की गर्म हवा में। लैंड क्योंकि ठंडा होता है, गर्म होता है ना, और सी ठंडा होता है, सी ठंडी हवा गर्मी में जाती है और फिर वहाँ जाके टेम्परेचर वहाँ का गर्म होता है। ऐसे ही रात को आपकी लैंड ब्रीज होती है, ठंडी हवा लैंड से सी पे जाती है और वहाँ पे का टेम्परेचर चेंज होते हैं। तो उसके कारण क्या होता है, हवा जो है उसके अकॉर्डिंगली ठंडी या गर्म हवा ऊपर जाती है, एटमॉस्फेयर में जाती है। तो उस हिसाब से लैंड, वाटर एंड एयर वो सारे इकट्ठे कंबाइन एक्शन करते हैं और हमारे को पता चलता है कि टेम्परेचर कैसा है। अब नेक्स्ट कौन सी चीज़ है जो डिपेंड करता है टेम्परेचर का। एक तो टेम्परेचर ऑल्सो वेरीज बाय द टाइम ऑफ डे एंड द सीजन। नाउ हाउ द टाइम ऑफ डे। अब देखो दिन में अगर आप देखो 12 बजे, 12 और 1 और 2 इन द नून, दोपहर को आप देखो, अगर वो गर्मी है तब भी, समर सीज़न है तब भी, विंटर सीज़न है तब भी टेम्परेचर आपका हाई होता है, गर्मी ज़्यादा होती है। यही आप रात को 11, 12 और 1, 2 इस टाइम आप मिड नाइट में देखो, उस टाइम टेम्परेचर ठंडा होता है। सो इट डिपेंड्स, डे है या नाइट है, वॉट एवर मे बी द सीज़न, जौन सा मर्जी सीज़न हो, दिन में टेम्परेचर हॉट होगा और रात में टेम्परेचर कूल होगा। और अगर सीज़न है, अगर सीज़न के ऊपर जैसे समर्स है तो दिन में तो बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, 11, 12, 1, 2 वॉट एवर, और यही आप रात को 11, 12, 1, 2 टेम्परेचर थोड़ा कम होगा। अब विंटर्स में भी बेटा देखो, डे में 11, 12, 1, 2 इस टाइम में दिन में भी ठंडा होता है, पर कंपैरेटिवली पूरे दिन और रात को अगर आप वो करो, कंपेयर करो, तो थोड़ा सा वार्म आपको लगेगा डे का टेम्परेचर, क्योंकि जिस टाइम सन होता है और जिस टाइम रात होती है उस टाइम आपको टेम्परेचर थोड़ा नहीं, सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा ठंडा लगेगा। ठीक है, सेम थिंग आगे है, टेम्परेचर इज़ हाई इन समर्स एंड लो इन विंटर्स। ऑब्वियसली टेम्परेचर समर्स में गर्मी ज़्यादा होती है तो टेम्परेचर हाई होगा, और विंटर्स में टेम्परेचर लो होगा, हमारा ठंड होती है ज़्यादा। ठीक है, सो ये कैसे आपका टेम्परेचर का मैंने पूरा आपको डिटेल में बताया, टेम्परेचर एटमॉस्फेयर में कैसे इफेक्ट करता है। आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर जो है फोर्स है, फोर्स वो क्या होता है, बेसिकली इट इज़ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस। आपने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है, एयर, वाटर, सॉलिड सब्सटेंस, हर चीज़ का अपना वेट होता है। एयर जो है, एयर का भी अपना वेट है। तो जो एयर का वेट है, एयर जो फोर्स अपनी धरती के ऊपर लगा रही है, उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
अब आप बोलोगे कि मैम एयर में वेट होता है, ये हम कैसे, आप हमें समझ नहीं आया। सो देखो, इसके लिए मैंने आपको आपके लिए राइट साइड पे देखो, ऊपर ये अर्थ के मॉडल के ऊपर ये वाली ऊपर देखो, तो मैंने एक पिक लगाई हुई है। ये आप लोगों ने सारे बच्चों के पास टॉय गन होगी, या अभी होगी या आप पहले चलाते होगे, उसके आगे ऐसे आजकल आते हैं। जब आप वो टॉय गन चलाते हो तो ये आप देखो, जब चलाते हो छोड़ते हो इसको तो ये वाली चीज़ दीवार पे फिक्स हो जाती है, फिर आप थोड़ा सा जोर लगाओगे फिर वो निकलती है। ऐसे होता है ना। इस चीज़ को अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाली चीज़ इस साइड विजिबल नहीं है, अगर आप देखोगे तो अंदर से ये चीज़ हॉलो होती है, थोड़ी सी कर्व होती है, थोड़ी सी हॉलो होती है। तो जब आपने अपनी गन हिट किया इसको, आपने जब गन चलाई तो क्या हुआ, इसके अंदर जो हवा तो हर जगह होती है, एयर है, वो एयर ने जब वो जाके वॉल पे लगी, जब ये चीज़ वॉल पे फिक लगी है, उसके कारण लगने पे क्या हुआ कि इस चीज़ के आसपास तो सारी जगह आपकी हवा थी, वो हवा प्रेशर डाल रही है, और ये अंदर से इतनी स्पीड से आई है कि जो इसके ओपन स्पेस में, हॉलो स्पेस में जो एयर थी वो सारी एयर बाहर निकल गई और वो दीवार पे चिपक गई। वो जब दीवार पे चिपक गई तो वैक्यूम बन के चिपकी है, उसके अंदर कोई एयर है नहीं कि जो उसको प्रेशर डालेगी और वो नीचे गिरेगा। सो आसपास की एयर जो है उसके ऊपर प्रेशर डाल रही है, तो वो फिक्स्ड है वहाँ पे। इसीलिए आप थोड़ा सा उसके ऊपर अगर आप प्रेशर लगाते हो तब वो निकलती है वॉल से। ठीक है, इट मीन्स दैट एयर एक्सर्ट्स इट्स प्रेशर, एयर के बीच में प्रेशर है। जो आप देखो, नेक्स्ट चीज़ अब करते हैं। अब आप देखो, जो मैंने आपको ये समझाया हुआ है कि जब आप रूम में वेंटिलेशंस हमारे को क्यों चाहिए, क्योंकि कमरे की गर्म हवा जो है, विंडोज़ एंड वेंटिलेटर्स हमें क्यों चाहिए होते हैं, क्योंकि कमरे में गर्म हवा है, जब वो विंडो खोलते हैं हम तो ठंडी हवा आती है रूम में, और जो गर्म हवा है वो हैवियर इन वेट हो जाती है, हैवियर इन वेट होने के कारण वो ऊपर जाती है, और जो ठंडी हवा होती है वो नीचे रहती है। सो कूल एयर हमेशा, जो कूल एयर जो होती है वो हैवियर होती है, और जो आपकी वार्म एयर है वो लाइट हो जाती है, लाइट होने के कारण वो ऊपर जाती है और वहाँ से वो वेंटिलेटर से बाहर निकल जाती है। सो इसलिए जो कूल एयर जो है आपकी, वो ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करती है। ठीक है, हॉट एयर लाइटर होती है और वो राइज अप हो जाती है। यही जो मैं आपको अभी बात बता रही हूँ ना, वेंटिलेटर्स एंड विंडोज़ हम क्यों रखते हैं कि विंडो से ठंडी हवा आए, वो नीचे रहती है, और जो कमरे की गर्म हवा आती है वो हैवी हो जाती है वेट में, हॉट एयर लाइट हो जाती है, और जो ठंडी हवा है वो हैवी होती है, और ठंडी हवा हैवी होती है तो वो नीचे रहती है, और जो लाइट हवा होती है, गर्म हवा, वो हमारी ऊपर वेंटिलेटर से बाहर चल जाती है। तो जो आपकी ठंडी चीज़, जो आपकी लाइट वेट होती है, वेट में कम होती है हैवी, वो हमेशा ऊपर रहती है, और जो वेट में जो हैवी होती है वो हमेशा चीज़ नीचे रहती है। ठीक है, सो ये था डिटेलिंग आपकी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। After discussing your two elements of weather, temperature and atmospheric pressure, now the third element comes is humidity. तीसरा एलिमेंट हमारा आता है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी बेटा आपने घर में सुना होगा, आपके पेरेंट्स कहते हैं, नॉर्मली घर में बात करते हैं, आज टेम्परेचर बहुत ह्यूमिड है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, चिपचिपाहट सी महसूस होती है। जब आपको आप गर्मियों में ह्यूमिडिटी होती है तो आपकी स्वेट भी है वो भी अच्छे से इवेपोरेट नहीं होता, सूखता नहीं है, ड्राई अप नहीं होता, पर आपको चिपचिपाहट सी लगती है स्किन में। तो वो तब क्या कहते हैं, उससे तब क्या पता चलता है कि उतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी आपके एटमॉस्फेयर में है। तो ह्यूमिडिटी जो है वो बेसिकली आपको बताता है कि कितना अमाउंट मॉइस्चर का हवा में प्रेजेंट है। आपने छोटी क्लासेस में बेटा ये पढ़ा हुआ है कि एयर कंटेन्स वाटर वेपर, 6th क्लास में आपने पढ़ा है ना एयर की कॉम्पोजिशन में कि एयर कंटेन्स वाटर वेपर, एयर में वाटर वेपर भी होता है। तो वाटर वेपर का अगर वो ज़्यादा रेशियो बढ़ जाती है तो इट मीन्स टेम्परेचर आपका ह्यूमिड हो जाएगा, जिससे आपको चिपचिपाहट लगती है। ये और गर्मी है
तो टेम्परेचर हॉट एंड ह्यूमिड हो जाता है। ये जहाँ ज़्यादातर ये कोस्टल एरियाज़ में तो ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। और अगर प्लेन्स में भी अभी आप देखो रेनी मौसम मानसून आ जाना है, जब मानसून के आने पे तो आपको कभी बहुत चिपचिपाहट सी लगती है, गर्मी भी होती है और टेम्परेचर में ह्यूमिडिटी भी, एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होती है। तो आपको होता है कि बारिश आने वाली है, अगर बारिश आएगी तो टेम्परेचर हमारा ठीक हो जाएगा। ठीक है। नॉर्मली जो ये ह्यूमिडिटी है ये परसेंटेज में कैलकुलेट की जाती है और इससे हमारे को पता चलता है इतने परसेंट हमारे एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी है तो बारिश आने के चांसेस कितने हैं। ठीक है। अब एक कौन सा डिवाइस है जिससे हम ह्यूमिडिटी को मेजर करेंगे, उस डिवाइस का नाम है हाइग्रोमीटर। ये बेटा आपको क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन से इंस्ट्रूमेंट से आप ह्यूमिडिटी मेजर करते हो, दैट इज़ योर हाइग्रोमीटर। जैसे हमने वो किया था कि टेम्परेचर जो है वो कौन कैलकुलेट करता है, वेदर किससे पता चलता है, कौन बताता है वेदर हमारे को मेट्रोलॉजिस्ट बताता है। ऐसे ही ये ह्यूमिडिटी को कौन मेजर करता है, कौन सा डिवाइस यूज़ होता है ह्यूमिडिटी मेजर करने के लिए, वो हमारा हाइग्रोमीटर आता है। ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा ह्यूमिडिटी आपकी कब होती है, ये रेनी सीज़न में होती है, क्योंकि तब आपको ह्यूमस बहुत ज़्यादा होती है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, चिपचिपाहट बहुत ज़्यादा लगती है, हवा में मॉइस्चर कंटेंट या वाटर वेपर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण ह्यूमिडिटी उस मौसम में सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है बेटे। नेक्स्ट आता है हमारा क्लाउड्स एंड प्रेसिपिटेशन। अब देखो हमने ह्यूमिडिटी डिस्कस कर ली है, वेपर्स वाटर वेपर है उसमें ज़्यादा है एयर में, आपके एटमॉस्फेयर में। तो आपने 6 क्लास में ये चीज़ भी पढ़ी हुई है बेटा कि हमारी क्लाउड्स कैसे फॉर्म होते हैं। क्लाउड्स की फॉर्मेशन आपने डिस्कस की हुई है 6 क्लास में, मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है। क्लाउड्स में देखो, क्लाउड्स किस चीज़ के बने होते हैं, वो जो टिने वाटर पार्टिकल्स होते हैं, ड्रॉपलेट्स होते हैं कि उनको जो हवा में होते हैं उन सबको इकट्ठे हो के वो क्लाउड्स बनते हैं। फिर वो जब भारी हो जाते हैं, क्लाउड्स में वाटर वेपर्स बहुत ज़्यादा, वाटर ड्रॉपलेट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो क्लाउड्स बर्स्ट करते हैं और आपके पास वो प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में आप रिसीव करते हो। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ रेन, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ स्नो, रेन हो सकती है, स्नो हो सकती है, हेल्स हो सकते हैं। आपने देखा ना, कभी कभी आप कहते हो कि बारिश हो रही है बहुत तेज़, या आप हिल स्टेशंस में चल जाओ, या मतलब उधर श्रीनगर या मनाली साइड चल जाओ, वहाँ पे स्नोफॉल होती है। या प्लेन्स में आप देखो कभी आपके हेल स्टॉर्म्स भी होते हैं, जिसको आप बोलते हैं गड़े बोलते हो या ओले बोलते हो, वो होते हैं। तो अब है कि नेक्स्ट चीज़ आती है कि जैसे हमने ह्यूमिडिटी को हमने परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं, काउंट करते हैं, ऐसे ही आप जो रेनफॉल को कैसे किस मतलब यूनिट से मेजर करते हो, उसको आप मिलीमीटर्स में मेजर करते हो। ठीक है। नॉर्मली इसका इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ होता है वो रेन गॉज यूज़ होता है। इसके लिए आपका कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है रेन मेजर करने के लिए, रेन गॉज। और ह्यूमिडिटी के लिए हाइग्रोमीटर हमने डिस्कस किया था डिवाइस। और अब ये क्लाउड्स के लिए, रेन के लिए हमारा जो आता है वो आता है हमारा रेन गॉज। नाउ इसकी मैं आपको मतलब रेन गॉज होता है मेट्रोलॉजिस्ट के पास भी होता है, जिससे वो बड़े बड़े होते हैं, जिससे वो करते हैं मेजर कि कितनी रेन हुई है। आपको देखो, आप कभी न्यूज़पेपर में देखो या आप डिवाइसेस पे देखो या टीवी पे देखो, जहाँ मर्जी देखो, तो वहाँ पे वो बताते हैं इतनी मिलीमीटर रेनफॉल हुई है लास्ट 24 आवर्स में, और दिस ऐसे आपको मेजर कर। अब ये है कि आप कहोगे कि ये कैसे मेजर करते हैं, हाउ दिस इज़ मेजर्ड। सो इसकी मैं आपको एक बहुत छोटे से एग्जांपल देती हूँ। आप नॉर्मली देखो, आपके घर में आपके पास एक टम्बलर होते हैं, टम्बलर में आप पानी वगैरह पीते हो, या कोई आपके पास स्पीकर होता है। नॉर्मली उसके ऊपर, कईयों के ऊपर आजकल तो इजीली अवेलेबल है, जिनके ऊपर मेजर्स लिखे होते हैं, इतने मिलीमीटर इतने मिलीमीटर।
इतने मिलीमीटर, ऐसे आपको आज आपके लिए बीकर्स होते हैं आपके पास या टम्बलर्स घर में होते हैं, इजीली अवेलेबल होते हैं। तो जब रेन हो रही है आपके घर में, अगर आप उसको बाहर रेन में रख दो और उसको देखो थोड़ी देर बाद में कितना वो फिल हो गया, तो आपको पता चल जाएगा, मीन्स जितने टाइम में वो जितना फिल हुआ उतने मिलीमीटर आपकी रेन हुई है उस टाइम में। क्योंकि बारिश तो सारी जगह ही कांस्टेंट हो रही है ना, ये तो नहीं है कि आपके टम्बलर में ज़्यादा गिर रही है और बाकी जगह कम गिर रही है, वो तो इक्वल लेवल पे ही गिर रही है ना सारी जगह। सो ऐसे ही रेन गॉज डिवाइसेस होती हैं जिनसे आपके मेट्रोलॉजिस्ट मेजर करते हैं कि कितनी रेन हमारी हुई है। ठीक है बेटा। सो आपको पता होना चाहिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है रेन के लिए मेजर करने के लिए, और कौन सा इंस्ट्रूमेंट हमारा यूज़ होता है ह्यूमिडिटी मेजर करने के लिए। चलो अब आगे बात आती है विंड की। नाउ विंड क्या है? विंड बेसिकली इट इज़ डिफाइंड एज अ मूवमेंट ऑफ द एयर। आपकी हवा कैसी चल रही है उससे पता चलता है कि हमारी विंड की जो विंड है वो कैसी, वो मूवमेंट कैसी है, कहाँ से कहाँ को विंड हमारी घूम रही है, उसको हम कहते हैं विंड। ठीक है, कैसे एयर हमारी एक जगह से दूसरी जगह पे घूम रही है। नॉर्मली विंड हमारी कैसी चलती है, वो हाई प्रेशर एरिया से वो लो प्रेशर एरियाज तक जाती है। हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरियाज पे विंड फ्लो करती है, ब्लो करती है। ठीक है, अब जितना डिफरेंस हाई प्रेशर एरिया और लो प्रेशर एरिया के विंड में है उतनी स्पीड से वो चलेगी। जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतनी स्पीड से विंड चलेगी, और जितना कम डिस्टेंस होगा जितना कम प्रेशर होगा और उतना कम वो स्पीड से चलेगी। ये डिटेल में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। अभी सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ कि वो हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया में मूव करती है विंड, ब्लो करती है, और जितना हाई प्रेशर एरिया में और लो प्रेशर एरिया में जितना आपका डिफरेंस ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा स्पीड से विंड चलेगी, और जितना आपका डिफरेंस कम होगा उतनी कम स्पीड से वो चलेगी, विंड ब्लो होगी। ठीक है, एंड कितनी तेज़ से कितनी स्पीड से आपकी विंड फ्लो हो रही है या कितनी स्लो आपकी विंड ब्लो हो रही है, उसके हिसाब से पता चलेगा वेदर कैसा है। अब देखो बेटा, अगर आपका बहुत ज़्यादा हवा चल रही है तेज़, तो एटमॉस्फेयर थोड़ा वेदर थोड़ा ठंडा होगा, और जितनी कम स्पीड पे विंड ब्लो होगी या बिल्कुल ब्लो नहीं होगी तो उतनी ज़्यादा गर्मी होगी, टेम्परेचर हाई होगा। ठीक है, नाउ अब विंड हम कैसे मेजर करते हैं, कौन से डिवाइस से मेजर करते हैं, दैट इज़ एनीमोमीटर। विंड को मेजर करने के लिए हमारा जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है दैट इज़ नोन एज एनीमोमीटर। ठीक है, आज हमने 3 डिवाइसेस किए हैं। हमने ह्यूमिडिटी का डिवाइस किया, किससे मेजर करते हैं ह्यूमिडिटी, हम करते हैं मेजर हाइग्रोमीटर से। रेन हम मेजर करते हैं रेन गॉज से, और विंड हम करते हैं एनीमोमीटर से। ठीक है, ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। सम टाइम्स इनके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप भी आ जाता है, वन वर्ड क्वेश्चन भी आ जाता है, तो आपको पता होनी चाहिए कौन सी डिवाइसेस हमारी यूज़ होती हैं इनको मेजर करने के लिए। ओके बच्चे, नाउ कम्स क्लाइमेट। क्लाइमेट में देखो सन है, क्लाउड्स हैं, रेन है, स्नो है, विंड है, ये सब कुछ है। अब आप बेटा मुझे बोलोगे कि मैम जब आपने हमें वेदर करवाया था तब भी ऐसे ही फिगर्स आपने दिखाई थी, सन था, क्लाउड्स थे, रेन थी, हेल थी, स्नो था, विंड थी, तो अब व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू? ये अब ये नया वर्ड क्यों लगा दिया आपने? पहले आपने जब हमारे को वेदर में सब कुछ समझा दिया तो अब क्लाइमेट क्या दिखा दिया आपने? तो ये बच्चे आपको इसीलिए मैंने वेदर पहले समझाया, अब मैं आपको क्लाइमेट समझाऊंगी कि आपको पता चलेगा दोनों चीज़ों में क्या फ़र्क है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू। वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है वो हमने देखना है। ठीक है, तो चलो
Climate is defined as a sum total of weather conditions over a place for a long period of time, say 30 years. क्लाइमेट क्या कहता है कि एक जगह की हमने कंडीशंस, वेदर की कंडीशंस देखते हैं थोड़े लंबे टाइम के लिए, लेट इट बी 30 ईयर्स, लगा लो 30 सालों तक हमने एक जो मेट्रोलॉजिस्ट है उन्होंने एक जगह की वेदर कंडीशंस के ऊपर पूरी रिसर्च की, पूरी उन्होंने ध्यान दिया, देखा कि कैसा उनका वेदर है यहाँ का 30 सालों में, कैसे चल रहा है कैसे नहीं, हर साल में क्या चेंजेस आ रही हैं क्या नहीं, और उन सब का जो हमारा क्रक्स निकला है, जो निचोड़ निकला है, उसको हम क्लाइमेट कहते हैं फिर। ठीक है, तो क्लाइमेट से हम बेसिकली क्या कहते हैं कि इस जगह का ऐसा क्लाइमेट है। हम जैसे बोलते हैं ना बेटा कि अगर आप जाओ लाइक इंडिया की हम बात करें, अगर आप जाओ नॉर्थ में, नॉर्थ बिल्कुल अपर नॉर्थ में जाओ जहाँ पे श्रीनगर जम्मू कश्मीर, तो वहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है। और आप मिडिल में आओ तो मध्य प्रदेश वगैरह साइड पे, वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो नॉर्थ में थोड़ा ठंडा होता है क्लाइमेट और साउथ में थोड़ा गर्म होता है क्लाइमेट। सो ये क्लाइमेट को हम कहाँ से हमने ये निकाला है, निचोड़ हमने कहाँ से निकाला है, ये क्लाइमेट वेदर को जब हमने स्टडी किया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, तब हमने क्लाइमेट उसमें से हमने उसके निचोड़ को क्लाइमेट का नाम दिया। ठीक है, नाउ कम्स कि डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी होती हैं, कि जो एक क्लाइमेट की डिफरेंट कंडीशंस कैसी कैसी हैं। लाइक इफ़ द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस इज़ हाई मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज़ सेड टू बी हॉट। मतलब आप किसी जगह का देखो टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा देर, मोस्ट ऑफ द टाइम्स बहुत गर्म रहता है, तो हम उसको कहते हैं कि उस जगह का टेम्परेचर हॉट है। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दी है, मिडिल इंडिया में चल जाओ, मध्य प्रदेश वगैरह में साइड्स देखो, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, हॉट टेम्परेचर है। वहाँ पे जो सन है वो एकदम ऊपर होता है, आपके सिर के ऊपर होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है। सो क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई जाता है, डैट इज़ वाई वी से कि वो जगह का जो क्लाइमेट है वो हॉट है। अब ऐसे आपको एक आगे बताया है कि इफ़ देयर इज़ ऑल्सो हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग अ ईयर, अगर एक साल में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, क्लाइमेट इज़ सेड टू बी हॉट एंड ह्यूमिड। अगर बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो वहाँ का क्लाइमेट हॉट एंड ह्यूमिड होता है। अब जैसे आप कोस्टल रीजन्स में जाओ, कोस्टल रीजन्स में क्या है, जैसे आप केरला साइड जाओ तो वहाँ पे आपका टेम्परेचर, बारिश बहुत ज़्यादा होती है, बारिश क्यों, कोस्टल पे है, एक साइड उनके सी लगता है, तो उसी कारण क्या है कि वहाँ पे ह्यूमिड है, मॉइस्चर ज़्यादा है और गर्मी ज़्यादा है, तो वहाँ का टेम्परेचर हॉट एंड ह्यूमिड हम कहते हैं। ठीक है बेटा, सो ये हमारा डिफरेंस है बेसिकली क्लाइमेट और वेदर में। वेदर हम पर्टिकुलर उसके लिए बोलते हैं, उस टाइम पीरियड के लिए, और क्लाइमेट जो है हमारे ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए होता है। नाउ कम्स डिस्टेंस फ्रॉम द सी या वाटर बॉडीज। सी या वाटर बॉडीज से डिस्टेंस कितना ज़्यादा है, उसका क्लाइमेट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वो डिस्कस करते हैं। अब देखो, जो आप देखोगे जो आपकी कोस्टल एरियाज है, लेट इट बी महाराष्ट्र और एनी मद्रास, केरला, एनी साइड यू कैन से गोवा वगैरह, कोई भी आप कोस्टल एरिया ले लो। कोस्टल एरिया जो ज़्यादा कूलर होते हैं और वेटर होते हैं इनलैंड आइलैंड्स के बजाय। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि आइलैंड क्या होता है। नॉर्मली आइलैंड क्या होता है, वैसे आइलैंड क्या होता है कि जिसकी चारों साइड्स वाटर बॉडी से कवर हो। ठीक है, लाइक ऑस्ट्रेलिया इज़ एन आइलैंड, ठीक है, श्रीलंका इज़ एन आइलैंड। पर यहाँ पे समझाने के लिए, ये चीज़ समझाने के लिए, आइलैंड हम वो कह रहे हैं जिसका एक एरिया भी, एक साइड जिसकी पानी के साथ टच हो रही है, उसको भी हम आइलैंड मानेंगे। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे समझाने के लिए, बार बार आपको मैं बता रही हूँ, सिर्फ यहाँ पे समझाने के लिए हमने एक साइड वाटर बॉडी के साथ टच करी तो हम उसको आइलैंड बोल रहे हैं इस रीजन को। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा इनलैंड। इनलैंड मीन्स एक आइलैंड के अंदर वाली जगह जिसकी कोई भी साइड पानी से टच नहीं हो रही। लाइक इन इंडिया
आई एम सेइंग कि महाराष्ट्र इज एन आइलैंड, सो एनी स्टेट लाइक पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, दीज आर योर इनलैंड एरियाज, ठीक है। तो क्योंकि इनकी कोई वाटर बॉडी के साथ मीट नहीं हो रही है, एरिया रीजन कोई मीट नहीं हो रहा, इसलिए इनलैंड है। नाउ अब देखो, इतना समझ आपको इनलैंड क्या होता है और आइलैंड क्या हो रहा है इस चैप्टर में। वो कह रहा है जो कोस्टल एरियाज है वो ज़्यादा कूलर और ज़्यादा वेटर। वेटर का मतलब क्या है? वेटर मीन्स ह्यूमिडिटी ज़्यादा है वहाँ पे, ह्यूमिडिटी वेदर में ज़्यादा होती है, एयर में ज़्यादा है, तो मीन्स बारिश होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो जो कोस्टल एरिया है वो इनलैंड आइलैंड से, मीन्स जो कोस्टल एरिया लाइक महाराष्ट्र जो है वो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, इन स्टेट से ज़्यादा कूलर होगा और ज़्यादा वेटर होगा, ठंडा ज़्यादा होगा और ज़्यादा ह्यूमिड भी होगा, ठीक है। और जो यहाँ का जो आपका इनलैंड आइलैंड्स हैं, ठीक है, इनलैंड आइलैंड्स में लाइक दिल्ली स्टेट, यहाँ पे इन स्टेट्स में जो आपका टेम्परेचर है वो हाई टेम्परेचर होगा, एक्सट्रीम का होगा, मीन्स यहाँ पे गर्मी भी बहुत ज़्यादा होगी और ठंड भी बहुत ज़्यादा होगी। बट जो आपका कोस्टल एरियाज का जो टेम्परेचर है वो आपका ज़्यादा मॉडरेट होगा, मतलब वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा गर्मी होगी ना बहुत ज़्यादा ठंड होगी। जैसे आप देखो मुंबई वगैरह में, महाराष्ट्र में ना तो ज़्यादा ठंड है ना तो ज़्यादा गर्मी है, पर यही आप अंदर आते हो ये दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यहाँ पे देखो ठंड भी ज़्यादा पड़ती है और गर्मी भी ज़्यादा पड़ती है, ठीक है। आगे आते हैं। क्लाउड्स आर फॉर्म्ड व्हेन वार्म एयर फ्रॉम द इनलैंड एरियाज मीट द कूल एयर फ्रॉम द सी। जब आपकी क्लाउड्स कब बनते हैं? जब आपकी गर्म हवा इनलैंड, वो हैवी होती है, गर्म हवा आपकी कमरे से बाहर जाती है और जो कूल एयर होती है वो ऊपर होती है, वो लाइट होती है। तो जब आपकी इनलैंड एरिया से गर्म हवा आपकी कूल एयर के साथ, सी की कूल एयर के साथ मीट करती है तो वहाँ पे आपके बादल बनते हैं। दोबारा समझाती हूँ आपको ये चीज़। जब आपके इनलैंड एरियाज़ में गर्मी ज़्यादा होती है तो वहाँ की जो गर्म हवा है वो जब मीट करेगी, धीरे धीरे जाएगी, चलती चलती, वो जब आपकी सी की ठंडी हवा से मीट करेगी, जब वो गर्म और ठंडी हवा मीट करेगी, ठंडी हवा के पास जाएगी, टकराएगी, तो वहाँ पे वेपर्स बनेंगे, वहाँ पे क्लाउड्स बनेंगे। सो वो जब आपके क्लाउड्स बनेंगे वहाँ पे बारिश होगी। अब ये कहाँ तक जाती है? ये आपकी कोस्टल एरियाज़ पे ज़्यादा ये आपके क्लाउड्स फॉर्म होते हैं, कोस्टल एरियाज़ पे इसलिए बारिश ज़्यादा होती है और आपके इनलैंड आइलैंड्स में बारिश कम होती है, ठीक है। इन समर्स द टेम्परेचर इज़ वेरी हॉट एंड ड्राई एज मॉइस्चर फ्रॉम सी इवापोरेट्स बिफोर इट रीचेस द सेंट्रल पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। अब आप मुझे बोलोगे कि मैडम जब यहाँ से गर्म हवा चली, ठीक है, यहाँ से इनलैंड एरिया से गर्म हवा चली और वो जब कोस्टल एरिया तक पहुँचते पहुँचते वो वहाँ पे बादल बने और बारिश हुई। अब गर्मी में क्या ऐसे ही है, जो आपकी वहाँ से ठंडी हवा भी तो अंदर आएगी ना। जब ठंडी हवा इनलैंड एरियाज़ में आई तो वहाँ पे देखो गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो वो जब ठंडी हवा आ रही है अंदर, अंदर आते आते वो गर्मी के कारण इवापोरेशन इतनी ज़्यादा होती है कि आपका जो मॉइस्चर आया है, जो आपके टाइनी वाटर पार्टिकल्स आए हैं, वो सारे के सारे इवापोरेट हो जाते हैं हाई टेम्परेचर के कारण और ड्राई मॉइस्चर के कारण। वो ड्राई हो जाते हैं, मॉइस्चर ड्राई हो जाता है हमारा सी का और वो इवेपोरेट हो जाता है। तो सेंट्रल पार्ट में आते आते वो जो है आपका वो हॉट रहता है टेम्परेचर और वहाँ पे इतनी बारिश नहीं होती। इसीलिए जो आपके इनलैंड एरियाज में मॉनसून टाइम पे ही बारिश होती है, बाकी टाइम बारिश कम होती है। और जो आपके कोस्टल एरियाज है वो आपके मतलब मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, ठीक है। क्लियर है बच्चे? आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट कम्स ओशन करंट्स।
अब ओशन करंट्स में आपको बता दूं 7th क्लास में इसी डेफिनेशन की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आपके लेवल की नहीं है, पर मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगी ओशन करंट की बेसिकली एक ब्रीज है जो वाटर में होती है, राइट। सो जो ओशन करंट्स का क्या पर्पस है, वो बेसिकली आपका टेम्परेचर को या बढ़ाते हैं या कम करते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं टेम्परेचर को। जो वार्म ओशन करंट्स होंगे इट विल मेक द क्लाइमेट हॉट एंड वेट। जब हॉट होगा, वार्म है, तो हॉट एंड वेट होगा, ठीक है, मतलब बारिश होने के चांसेस रहते हैं। और जो कूल ओशन करंट्स है वो दे मेक्स द क्लाइमेट कूल एंड ड्राई, वो ठंडा और ड्राई ओशन करंट जो है वो करते हैं, कूल ओशन करंट्स। ये चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि ये इंडिया में ओशन करंट्स, वार्म ओशन करंट्स एंड कूल ओशन करंट्स ये मोस्ट ऑफ द ईयर आपको नहीं मिलते हैं, बहुत कम आपको यहाँ पे इंडिया में देखने को मिलते हैं। बट ये इक्वेटर रीजन के पास, अफ्रीका के पास आपको वार्म ओशन करंट्स और कूल ओशन करंट्स वहाँ पे आपको मिलते हैं, ठीक है बेटा। सो नाउ कम्स द डायरेक्शन ऑफ प्रिवेलिंग विंड, ठीक है। अब हमने क्या क्लाइमेट के ऊपर, डायरेक्शन ऑफ प्रिवेलिंग विंड के ऊपर कैसे क्लाइमेट के ऊपर इफ़ेक्ट करती है वो हमने डिस्कस करना है। अब देखो, जो आप हवा चलती है, विंड इज़ व्हाट, कि हवा चलती है। हम कहते हैं ना एकदम से विंड चलने लगी है, अभी ये ड्राई विंड चल रही है, सूखी हवाएं चल रही हैं, या ये जो ये हवा चल रही है इसमें बारिश होने के चांसेस हैं। तो ये कैसे पता चलता है? सबसे पहली बात, जो विंड्स हैं, प्रिवेलिंग विंड्स हैं, वो कहाँ से चलती हैं, चलती कहाँ से हैं? ये अगर तो ये सी से चल रही है बारिश, अगर समुद्र से हवा चल रही है, हवाएं हमेशा समुद्र से शुरू होती हैं, अरेबियन सी और आपकी बे ऑफ बंगाल से शुरू होती हैं, तो ये मुंबई और कोलकाता से आदि शुरू होती हैं और वहाँ से मानसून हमारा अराइव शुरू होता है, ठीक है। तो ये जो आपकी हवाएं जब चलेंगी, ये आपकी जब ये कोस्टल एरिया से हवा चलेगी, जब ये हवा चलेगी आपकी, तो हवा में, विंड में एक ये फीचर है कि स्पेशलिटी है, जब भी ये विंड चलती है तो अपने साथ कुछ ना कुछ वहाँ से लेके चलती है, राइट। तो जब हवा आपकी समुद्र से, सी लेवल से शुरू होती है, चलनी शुरू होती है, तो वहाँ से वो अपने साथ क्या लेके आती है, वो वहाँ से सी से वाटर वेपर लेके आती है। तो वाटर वेपर जो लेके आती है, वाटर वेपर हवा के बीच में आता है, तो देखो पहले तो समुद्र के साथ, सी के साथ क्या लगता है, कोस्टल एरिया लगता है, तो वो अपना जो इतने उसके हैवी हो जाती है वेपर्स, अपने जब साथ वो वेपर्स, वाटर वेपर्स, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स लेके आती है विंड, तो कोस्टल एरियाज के ऊपर वो सारे के सारे वो छोड़ देती है इन द फॉर्म ऑफ रेन। बारिश होती है वहाँ पे वो छोड़ देती है, वहाँ पे वो सारी आपने वेपर्स जो है वो रेन की फॉर्म में कोस्टल एरियाज में वो लूज़ कर देती है, और उसके बाद में हवा आपकी आगे चलती है। हवा आपकी आगे चलनी शुरू होती है, तो ये क्या, वाटर तो अब रह गई, ख़त्म हो गया, वाटर उसमें है नहीं है, तो जो आपकी वेट एयर थी वो तो वहीं पे, आपकी विंड जो थी वो तो आपकी वहीं पे डिस्पोज ऑफ होगी। वहाँ से जब विंड चलेगी तो आगे आते आते जो आपके इनलैंड एरियाज़ है, जैसे आपकी दिल्ली, पंजाब वगैरह है, ये सारे एरियाज़ तक आते आते वो ड्राई वेदर वहाँ पे कर देती है। सो जब आपकी विंड्स सी से चलती हैं तो अपने साथ में रेन ड्रॉपलेट्स लेके चलती हैं, और वो कोस्टल एरियाज़ में आके वो वाटर वेपर्स जो है वो सारे रेन की फॉर्म में छोड़ के आगे अंदर जो इनलैंड एरियाज़ है वहाँ तक वो ड्राई वेदर जो है हो जाता है, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं कि कोस्टल एरियाज़ में ज़्यादा बारिशें होती हैं और जो इनलैंड एरियाज़ हैं वहाँ पे बारिशें कम होती हैं। इस चीज़ का अब प्रभाव क्या पड़ता है, इसका रिज़ल्ट क्या है, इसके कारण क्या होता है, जो सी के पास जो आपके एरियाज़ पड़ते हैं, लाइक जो कोस्टल रीजन्स हैं, वो सारे वहाँ पे टेम्परेचर मॉडरेट होता है। टेम्परेचर मॉडरेट का मतलब क्या है बेटा? मॉडरेट मीन्स नॉट टू कोल्ड एंड नॉट टू हॉट, ना बहुत ज़्यादा ठंड और ना बहुत ज़्यादा गर्मी। अब आप देखो, अब जैसे मुंबई आपका
मुंबई की एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको, वो कोस्टल एरिया पे, तो वहाँ पे क्या होता है, ना तो जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और ना बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। जैसे ही गर्मी वहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा होती है तो सी से वही प्रोसेस शुरू हो जाता है, विंड चलनी शुरू होती है और बारिश हो जाती है। उसके कारण बारिश होने से क्या है, टेम्परेचर थोड़ा ठंडा हो जाता है। और जब आपकी ठंड जब होना शुरू होती है तो फिर यही प्रोसेस चलता है और फिर आपका जो है मौसम, जो टेम्परेचर जो है वो थोड़ा हाई हो जाता है, मॉडरेट आ जाता है। इस कारण वहाँ पे कोस्टल एरियाज़ पे ना जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है और ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। अब यही बात हम चलते हैं आगे के इनलैंड एरियाज़ में, जैसे आपकी ये पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, ये एरियाज़ हैं। अब ये जो अंदर के एरियाज़ हैं, इनलैंड एरियाज़ हैं, जिनका मतलब सी लेवल से थोड़ा दूर हैं, उन एरियाज़ में क्या होता है, वहाँ पे एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है। एक्सट्रीम टेम्परेचर मीन्स बहुत ज़्यादा ठंड और बहुत ज़्यादा गर्मी। विंटर्स में बहुत ज़्यादा ठंड होती है और समर्स में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। लाइक आप देखो, अब ये जो मैंने आपको इनलैंड स्टेट्स की आपको एग्जांपल दी, नाम जो आपको मैंने दिए, वहाँ पे देखो आप ठंड में, विंटर्स में सर्दी बहुत ज़्यादा, समर्स में गर्मी बहुत ज़्यादा है। वो क्यों है? क्योंकि कोस्टल एरिया से जब आपकी हवा, विंड चलती है, विंड चलने वेले वो सारा का सारा पानी वहीं पे लूज़ कर देती है। कोस्टल एरियाज़ में बारिश हो जाती है और अंदर आते आते वो जो है आपकी विंड जो है वो एकदम से ड्राई हो जाती है और वो ड्राई वेदर वहाँ पे होता है। ड्राई वेदर होने के कारण क्या होता है, समर्स में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और विंटर्स में बहुत ज़्यादा ठंड होती है। ठीक है, समझ आ गया आपको बेटा डायरेक्शन ऑफ प्रिवेलिंग विंड। अब हम नेक्स्ट इसका है माउंटेन्स या ऑल्टीट्यूड। अब माउंटेन्स और प्लेन्स में क्या डिफरेंस है? माउंटेन्स आपको पता है कोन शेप्ड होते हैं। अब जैसे आप हिली एरियाज़ में जाओ, हिली एरियाज़ में देखो आप, वहाँ पे बारिशें ज़्यादा होती हैं लो लाइंग एरिया से। अब बारिशों कह दो या आप स्नो कह दो, इट मीन्स प्रेसिपिटेशन इन एनी फॉर्म, किसी भी फॉर्म में प्रेसिपिटेशन हो रही है माउंटेन्स पे ज़्यादा होती है प्लेन्स की बजाय। अब ये क्यों, इसका क्या रीज़न है? अब देखो, जैसे आप माउंटेन्स में जैसे जैसे आप सी लेवल हमारा बेस लेवल होता है, उससे जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, ऊपर जैसे जैसे जाओगे वहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है, गर्मी कम होती है। अब इसका रीज़न क्या है, क्यों वहाँ पे ठंड होती है? वहाँ पे ज़्यादा ठंड इसलिए होती है क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर माउंटेन्स में जाते हो, हाई लेवल पे जाओगे, वैसे वैसे आपका ऑक्सीजन लेवल कम होना लग जाता है। क्यों? क्योंकि एयर जो है आपकी वो थिन होने लग जाती है। थिन एयर हमेशा आपकी ऊपर रहती है, जो वार्म एयर होती है वो हमेशा हमारी नीचे रहती है। ठीक है, वार्म एयर हैवी होती है इसलिए वो नीचे रहती है, और ठंडी एयर, कोल्डर एयर जो होती है वो हमेशा हमारी ऊपर रहती है। तो जैसे जैसे आप माउंटेन्स में जाओगे, हाई लेवल्स पे जाओगे, आपने देखा होगा जो आपके माउंटेनियर्स होते हैं, जब वो ऊपर जाते हैं, पहाड़ ट्रैकिंग पे जाते हैं, तो वो अपना ऑक्सीजन सिलेंडर साथ में लेके जाते हैं। वो क्यों लेके जाते हैं? क्योंकि वहाँ पे एयर हमारी कम होती है। माउंटेन्स पे जब एयर कम है तो ऑब्वियसली एयर के बीच में जो ऑक्सीजन है वो भी, उसका लेवल भी बहुत ज़्यादा कम होता है। आपने 6th क्लास में पढ़ा हुआ है ना एयर की कॉम्पोजिशन, उसमें ऑक्सीजन जो है, जब ओवरऑल एयर हमारी कम है तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन लेवल भी प्रोपोर्शनेटली कम होगा। सो इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर द पीपल टू सर्वाइव इन दैट एरिया। उस एरिया में सर्वाइव करने के लिए, सांस लेने के लिए उनको ऑक्सीजन सिलेंडर साथ में लेके जाना पड़ता है। ठीक है, अब जब देखो इसके कारण, तो ये तो हमने बात की कि वहाँ पे हमारे को ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों लेके जाना पड़ता है। अब दूसरी बात आती है कि जो आपके माउंटेन्स है, या जैसे आप ऊपर जाते हो वैसे आपकी जगह क्यों ठंडी होती है, ज़्यादा गर्मी क्यों नहीं होती? वहाँ पे ठंड इसलिए होती है, ज़्यादा गर्मी क्यों नहीं होती? क्योंकि वहाँ पे एयर का लेवल कम होता है। एयर का लेवल कम होगा तो मैंने अभी डिस्कस किया आपसे, ऑक्सीजन का लेवल कम है, और दूसरा कॉम्पोनेंट क्या, कार्बन डाइऑक्साइड भी कम होगी। कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है हीट बहुत जल्दी, सन को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करता है। जब माउंटेन्स पे कार्बन डाइऑक्साइड भी कम है
तो ऑब्वियसली हीट, वो सन की हीट एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, तो आपकी ठंड भी इतनी ज़्यादा होगी और वहाँ पे वार्म इतनी नहीं होगी। इसलिए आपने देखा होगा माउंटेन्स में आपको फ़ैन की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती, एसी कूलर तो बहुत दूर की बात है। वहाँ पे पूरा साल राउंड द क्लॉक वहाँ पे टेम्परेचर बहुत अच्छा रहता है, मतलब अच्छा इन द सेंस गर्मी नहीं होती, समर्स में भी वहाँ पे प्लेजेंट मौसम होता है, बट विंटर्स पे वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है, राइट। ये रीज़न है क्यों वहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है। समटाइम्स आपको अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि भाई क्यों माउंटेन्स पे ज़्यादा ठंड है और प्लेन्स के कंपैरेटिवली, गिव रीज़न, तो आपको पूरा ये ऑल्टीट्यूड वाला जो मैंने अभी आपको रीज़न समझाया है ये आपको देना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकता है कि क्यों हमारे जो कोस्टल एरियाज़ में वहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर है, जो और जो इनलैंड एरियाज़ में वहाँ पे एक्सट्रीम टेम्परेचर है, वाई सो। तो आपको पूरा डायरेक्शन ऑफ विंड का कॉन्सेप्ट पूरा जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया, आप पूरा उसको समझाओगे, वो पेपर में आंसर आप लिखोगे, तब आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। ठीक है बच्चे, तो माउंटेन्स वाला अब आपको समझ आ गया। इसमें फिर बता देती हूँ, एज ऑल्टीट्यूड इंक्रीजेज एयर बिकम्स थिनर एंड इज एबल टू एब्जॉर्ब वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट। वो मैंने आपको बताया ना, क्योंकि एयर में बहुत कम वो हीट क्यों एब्जॉर्ब करेगी, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है बच्चे, इज इट क्लियर? नाउ कम्स आफ्टर डिस्कसिंग माउंटेन्स, माउंटेन्स का हमने डिस्कस किया कि जो हायर रीजन्स पे जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, हाई एरियाज़ में जाते हैं, वैसे वैसे ऑक्सीजन की कमी होती है, एयर थिन हो जाती है। ठीक है, ये अभी हम डिस्कस करके हटे हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर। क्लाइमेट के ऊपर डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम इक्वेटर कैसे इफ़ेक्ट करती है। सो ये हम देखते हैं, इसमें क्या है कि द डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर में क्या है कि इक्वेटर के पास जो जितना रीजन होगा उतनी ज़्यादा गर्मी वहाँ पे होगी। वो क्यों? बिकॉज इक्वेटर एक ऐसी जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा सनलाइट आती है पूरे अर्थ पे, राइट। जो इक्वेटर के पास जितनी आपके रीजन्स लाई करेंगे उन सब में टेम्परेचर हॉट ज़्यादा होगा, गर्मी ज़्यादा होगी। ये देखो, जैसे आपको पिक लगी हुई है, ये पिक में अगर आप केयरफुली देखो, इक्वेटर एकदम सेंटर में है। हमारी इक्वेटर की लाइन ये है, ठीक है ना। तो इस इक्वेटर की लाइन में अब आप देखो जौन से रीजन्स आ रहे हैं। अभी देखो यहाँ पे हमारा ग्लोब घूम रहा है, इंडिया भी आएगा। इंडिया जो है इक्वेटर के पास जो है, देखो चेन्नई इक्वेटर के पास पड़ता है, राइट। तभी इसी कारण इक्वेटर में सबसे ज़्यादा गर्मी, जैसे साउथ में हम जाते हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, क्योंकि वो इक्वेटर के नियर एरियाज़ है, बाकी एरियाज़ में इतनी गर्मी नहीं है। थ्रू आउट द ईयर जो आपके सदर्न रीजन्स हैं इंडिया के, वहाँ पे टेम्परेचर हॉट रहता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ। नॉर्थ में आप देखो एक्सट्रीम टेम्परेचर है, गर्मी भी ज़्यादा होती है, ठंड भी ज़्यादा होती है, क्योंकि वो इक्वेटर से दूर है। बट साउथ में ठंड तो होती नहीं है, गर्मी ज़्यादा होती है। ओके, सो द इक्वेटर रिसीव्स मोर सनलाइट देन एवरीवेयर एल्स ऑन द अर्थ। ये तो कॉन्सेप्ट है, इक्वेटर में गर्मी क्यों, इक्वेटर के पास के रीजन्स में गर्मी क्यों होती है, सन के कारण होती है। क्यों? क्योंकि द इक्वेटर रिसीव्स डायरेक्ट सन रेज, दैट इज़ वाई इट इज़ द हॉटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ। अगर आपको पेपर में 7th क्लास के बच्चों को ये क्वेश्चन आ जाता है कि अर्थ में कौन से सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट प्लेस है, तो आपने बोला प्लेस नियर द इक्वेटर। सबसे हॉटेस्ट जगह कौन सी होगी? इक्वेटर सबसे हॉटेस्ट जगह है, क्योंकि वहाँ पे जो सन रेज है वो डायरेक्ट आती हैं। ठीक है, जैसे जैसे आप इक्वेटर के पास होंगे, जितने रीजन्स इक्वेटर के पास होंगे वो सारे गर्म ज़्यादा होंगे, और जितने दूर होंगे वो रीजन्स ठंडे होंगे। इट इज़ कूलर एट नॉर्थ एंड साउथ पोल्स एज दीज एरियाज रिसीव स्लांटिंग एंड लेस सनलाइट। जो आपको पता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहाँ है इस ग्लोब में? क्या आप बता सकते हो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल कहाँ है? ये देखो, ये वाला जो ऊपर आएगा, ऊपर ये नॉर्थ पोल है आर्टिक सर्कल के ऊपर, और ऐसे ही आप नीचे जाओगे, नीचे आपका साउथ पोल होएगा। तो यहाँ पे
ये वाले पोल पे, साउथ पोल पे और नॉर्थ पोल पे जो आपकी है वहाँ पे ठंड होती है ज़्यादा, गर्मी ज़्यादा नहीं होती। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पे कम सनलाइट आती है या स्लांटिक सनलाइट आती है। कम सनलाइट आने के कारण टेम्परेचर वहाँ का ठंडा ज़्यादा होता है और वो वहाँ पे गर्मी इतनी नहीं होती है। ठीक है, सो ये था आपका डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर। ये कैसे इम्पैक्ट करता है, क्या इफेक्ट, कैसे इफेक्ट करता है ये टेम्परेचर को। ठीक है, जितना इक्वेटर के पास जगह होगी उतनी ज़्यादा गर्मी वहाँ पे होगी और जितनी वो दूर होगी उतनी ज़्यादा ठंड होगी। रीज़न बिहाइंड इज क्योंकि इक्वेटर के पास डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, सनरेज आती है। ओके, और नेचुरल वेजिटेशन अब है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा आता है। नेक्स्ट फैक्टर जो हमारा इफेक्ट करता है क्लाइमेट को, वो नेचुरल वेजिटेशन क्या है। नेचुरल वेजिटेशन contributes to climate through transpiration and leading to formation of clouds। जो आपकी नेचुरल वेजिटेशन है वो क्लाइमेट को कैसे इम्पैक्ट करती है? ट्रांसपिरेशन के थ्रू। अब देखो प्लांट्स में आपको पता है ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होता है, हमने डिस्कस किया 6th क्लास में, पढ़ा आप लोगों ने। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में वो जो एक्स्ट्रा वाटर वो जो एब्जॉर्ब कर चुका होता है प्लांट, वो सारा अपना निकालता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, टाइनी वेपर्स की फॉर्म में वो निकालता है। तो ये जो है अगर जितना ज़्यादा आपके प्लांट्स होंगे उतनी नेचुरल वेजिटेशन होगी। प्लांट्स किसी भी फॉर्म के प्लांट्स हो, नेचुरल वेजिटेशन इतनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होगा। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस, जब प्लांट्स अपने में से पानी रिलीज़ करेंगे तो वो वेपर्स इवेपोरेट होके हमारे क्लाउड्स की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। जब क्लाउड्स बनेंगे तो उसके कारण क्या होगा? रेनफॉल ज़्यादा होगी। तो जहाँ पे वेजिटेशन ज़्यादा होगी ऑब्वियसली रेनफॉल वहाँ पे ज़्यादा होगी, क्योंकि ये जो नेचुरल वेजिटेशन भी कंट्रीब्यूट करता है क्लाउड्स फॉर्मेशन में। कैसे कंट्रीब्यूट करता है? ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, तो जो एरियाज जहाँ पे वेजिटेशन कम है वहाँ पे रेनफॉल कम होती है। अब ये देखो, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, डेजर्ट्स में जाओ, डेजर्ट्स में जो प्लांट्स कौन से लगे होते हैं? जो पानी कम एब्जॉर्ब करते हैं, जो दे कैन लिव लॉन्ग विदाउट वाटर, जैसे आपके कैक्टस ट्री वगैरह, कैक्टस प्लांट्स वगैरह हैं जो हमारे डेजर्ट्स में लगते हैं। तो कैक्टस में आपको पता है वहाँ पे लीव्स नहीं होती हैं, लीव्स आर इन द फॉर्म ऑफ स्पाइंस। ये हम 7th में पढ़ चुके, 6th में पढ़ चुके हैं। तो इन द फॉर्म ऑफ स्पाइंस होते हैं, जो उस फॉर्म में बने होते हैं वो, ताकि वहाँ पे ट्रांसपिरेशन प्रोसेस को कम से कम वो करें। पानी जब वो एब्जॉर्ब कम करेंगे तो वो रिलीज़ भी कम करेंगे। तो इसी कारण ये नहीं है कि आपके डेजर्ट्स में बारिश नहीं होती, बट कम रेनफॉल होती है। सो जहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन आपकी कम होगी वहाँ पे बारिश भी आपकी कम होगी, वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा, आपके एक्सट्रीम टेम्परेचर, एक्सट्रीम क्लाइमेट्स होंगे, मॉडरेट नहीं होंगे। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट हमारा हमारा फैक्टर है वो है ह्यूमन फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट। अभी तक जो हमने फैक्टर्स पढ़े थे बेटा, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ओशन करंट्स, डायरेक्शन ऑफ विंड, प्रिवेलिंग विंड, माउंटेन्स, डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर और नेचुरल वेजिटेशंस, ये सारे हमारे नेचुरल फैक्टर्स हैं। अब कुछ हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जिसके कारण क्लाइमेट के ऊपर बहुत असर पड़ रहा है। अब मेन ह्यूमन एक्टिविटी कौन सी है? दैट इज़ जो क्लाइमेट के ऊपर इम्पैक्ट करती है, दैट इज़ योर लार्ज स्केल कटिंग ऑफ ट्रीज़, जिसको हम डिफॉरेस्टेशन भी कहते हैं, और यह आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन भी है। ठीक है, तो ये लार्ज स्केल कटिंग ऑफ ट्रीज़, अब देखो नॉर्मली व्हाट हैपन्स, अब जैसे ऑल ओवर वर्ल्ड आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, सो या हम इंडिया की एग्जांपल लेते हैं, जैसे इंडिया की पॉपुलेशन राइज कर रही है तो लोगों की रहने के लिए जगह कम है। तो इसी कारण क्या हो रहा है? व्हाट हैपन्स कि लोग क्या कर रहे हैं? ट्रीज़ को कट कर रहे हैं। ट्रीज़ को कट करने से क्या हो रहा है? हमारा जो इकोलॉजिकल सर्कल जो बैलेंस है वो इम्बैलेंस हो रहा है। इम्बैलेंस कैसे हो रहा है? प्लांट्स हमारे काटे जा रहे हैं, ट्रीज़ हमारे कट हो रहे हैं। वो ट्रीज़ हमारे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज दे गिव ऑक्सीजन, जो हम ह्यूमन बींग्स के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। और दूसरा, वो ऑक्सीजन देते हैं तो आपका जो
एयर का टेम्परेचर है, वो जो आपका वेदर है वो आपका मॉडरेट रहता है, ठीक रहता है। नहीं तो क्या होगा कि जब कार्बन डाइऑक्साइड हम ह्यूमंस रिलीज़ करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड ही ज़्यादा होगी और ह्यूमंस के इनटेक के लिए ऑक्सीजन नहीं होगी, इसलिए जो आपका टेम्परेचर है वो ज़्यादा गर्म होगा। इसलिए जो आपके ट्रीज़ हैं वो आपके नहीं कट करने चाहिए। जो लार्ज स्केल कटिंग ऑफ ट्रीज़ है, यहाँ पे बच्चे मिस्टेक से प्लीज़ लिखा गया है, यहाँ पे प्लांट्स आएगा। प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं जो हम ह्यूमन बींग्स रिलीज़ करते हैं। फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट्स आपके कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। जब आपके लार्ज स्केल कटिंग ऑफ ट्रीज़ होंगी, जब आपके ट्रीज़ काटे जा रहे हैं, जब ट्रीज़ काटे जा रहे हैं तो आपके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ही नहीं होगा, वो खाना कैसे बनाएंगे? उसके कारण क्या होगा, जो आपका इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट ज़्यादा होने से अभी हमने डिस्कस किया है कि आपकी जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा गर्म हो जाता है, क्योंकि वो सनलाइट को बहुत अच्छे से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है। इसके कारण क्या है, हमारा ग्लोबल वार्मिंग होता है। आजकल के सीनरों में आप देखो ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वाइड पड़ा है। इन स्टेप्स को, इन एक्टिविटीज़ को हमें नहीं करना चाहिए, हमें ज़्यादा ट्रीज़ लगाने चाहिए ताकि हमारा ओवरऑल क्लाइमेट के ऊपर इम्पैक्ट, उसका एडवर्स इफेक्ट ना पड़े। ठीक है। नेक्स्ट थिंग जो है, जो ह्यूमंस की एक्टिविटी है, वो आती है हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या है कि जो आपकी इंडस्ट्री ज़्यादा लग रही हैं या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की ज़्यादा हो रही हैं, व्हीकल ज़्यादा चल रहे हैं, उसमें क्या है, वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फ्यूल कंज्यूम कर रहे हैं, और ये जो फ्यूल कंज्यूम हो रहा है इनमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बढ़ रही है। इसके कारण इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, या इंडस्ट्रीज जो है जो अपने पॉल्यूटेंट्स छोड़ते हैं, उसके कारण क्या होता है, हमारी एसिड रेन होती है। एसिड रेन हम डिटेल में पढ़ चुके हैं पूरा एसिड और बेसिस चैप्टर में। पॉल्यूशन हमारा इसमें इससे बढ़ रहा है। इन सारी चीज़ों का असर क्या हो रहा है, इन सारी चीज़ों से हमारे ओवरऑल ग्लोब के ऊपर, इन्वायरमेंट के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, वो ये असर पड़ रहा है कि हमारा क्लाइमेट जो है वो हॉट ज़्यादा हो रहा है, गर्म ज़्यादा हो रहा है। ठीक है। सो दीज आर द टू मेन एक्टिविटीज़, ह्यूमन एक्टिविटीज़ दैट आर इफेक्टिंग द क्लाइमेट। विल डिस्कस क्लाइमेट जोन्स ऑफ द अर्थ। अर्थ की क्लाइमेट जोन्स क्या क्या हैं वो सारी हमने डिस्कस करनी है। क्लाइमेट के जितने फैक्टर्स से हमने डिस्कस किए हैं वो कैसे अफेक्ट करते हैं क्लाइमेट को, जैसे ओशन करंट्स कैसे अफेक्ट करता है क्लाइमेट को, डिस्टेंस फ्रॉम द सी कैसे अफेक्ट करता है, डायरेक्शन ऑफ प्रिवेलिंग विंड, माउंटेन्स, डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं। अब हम लोग इसके क्लाइमेट जोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो क्लाइमेट जोन्स हैं अर्थ की, बेसिकली वो 3 पार्ट्स में, 3 जोन्स में डिवाइड की हुई है। 3 टाइप्स की क्लाइमेटिक जोन्स हैं। नंबर 1 इज़ ट्रॉपिकल जोन, देन टेम्परेट जोन एंड देन पोलर जोन। ये 3 तरह की जोन्स हैं, हमारी क्लाइमेटिक जोन्स हैं अर्थ की। इन तीनों के बारे में क्या है, कहाँ पे लाई करते हैं, इनकी लोकेशन कहाँ पे है, कैसे है, वो सब कुछ हम लोग डिस्कस करते हैं। इस चीज़ को मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करूँगी ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। ठीक है। ये देखो, इस स्लाइड में आपको सन दिख रहा है, सन रोटेट हो रहा है, और एक आपकी पिक में ग्लोब बना हुआ है। ग्लोब है, ग्लोब जो है हमारा वो एक अर्थ एक एक्सिस पे घूमती है, डेट इज़ उसके बीच में वो एक्सिस आपकी ब्लू लाइन से शो हो रही है। एक्सिस के टॉप मोस्ट पे नॉर्थ पोल है और बॉटम पे आपकी साउथ पोल है। ठीक है। 2 पोल्स हैं। अब आपको इसमें पता चल गया कि नॉर्थ पोल हमारा कहाँ होता है और साउथ पोल हमारा कहाँ पे होता है। साउथ पोल एकदम बॉटम पे होता है और नॉर्थ पोल एकदम टॉप पे होता है। ठीक है बेटा। इसके बाद में अब हमारी बात ये आती है इक्वेटर की। इक्वेटर आता है हमारा बिल्कुल सेंटर से पास होता है अर्थ के, दैट इज इक्वेटर। इक्वेटर जो है वो आपका 0 डिग्री पे होता है। 0 डिग्री मीन्स ना तो नॉर्थ पोल के पास है
ना वो साउथ पोल के पास है, वो इक्वल डिस्टेंस है नॉर्थ पोल और साउथ पोल से, दोनों से उसका डिस्टेंस बराबर आता है। वो कितना डिस्टेंस है, 90 डिग्री पे नॉर्थ पोल है और 90 डिग्री नॉर्थ पे नॉर्थ पोल है और 90 डिग्री साउथ पे साउथ पोल है, और सेंटर में 0 पे आपकी इक्वेटर आ जाते हैं, जिसको वो 2 इक्वल पोर्शंस में अर्थ को डिवाइड किया होता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। आगे आता है हमारा, देखो ऊपर नॉर्थ की पोल में, नॉर्थ पोल की साइड जाओ तो वहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आ रहा है इक्वेटर के ऊपर। इक्वेटर के ऊपर एग्जैक्टली 23.5 डिग्री नॉर्थ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इक्वेटर से। ठीक है बेटा, ये आपका लैटिट्यूड्स में आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5 डिग्री नॉर्थ एग्जैक्ट है। ठीक है, ये नॉर्थ में है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नॉर्थ पे है। अब हम ऐसे ही 23.5 डिग्री साउथ पे अगर हम जाएंगे इक्वेटर से तो आपकी साउथ पोल आ जाएगी, वो आ गई ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपकी 23.5 डिग्री नॉर्थ पे आती है इक्वेटर से, और 23.5 डिग्री साउथ पे आपकी आती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है बेटा, इतना समझ आया। ये अभी हमारा 0 से 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ हमने डिस्कस कर लिया, जहाँ पे आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। अब हम आगे चलते हैं। आगे देखो, आगे आता है हमारा आर्टिक सर्कल नॉर्थ में। नॉर्थ में वो देखो इक्वेटर से 66.5 डिग्री नॉर्थ पे आपका आर्टिक सर्कल आ रहा है। 23.5 डिग्री तक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और उसके बाद में आपका 66.5 डिग्री नॉर्थ पे आपका आर्टिक सर्कल आ रहा है, राइट। अब हम साउथ में जाते हैं। साउथ में 23.5 डिग्री साउथ पे आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है और 66.5 डिग्री साउथ पे आपका एंटार्क्टिक सर्कल है। ओके, ये आपका नॉर्थ और साउथ पोल के पास के मैंने आपको सारे ये बताई है डिटेल्स, आपको लैटिट्यूड्स डिस्कस कर किए। अब हम आगे देखते हैं। अब मैं आपको जोन्स के बारे में बताना है मैंने आपको, कि आपकी जो 3 जोन्स में आपकी क्लाइमेटिक जोन्स हैं अर्थ की, कौन सी हैं, ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेट जोन एंड पोलर जोन। अब हम वो डिस्कस करते हैं। अब ये देखो, जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो एरिया है, मीन्स 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ, इक्वेटर के आसपास का जो एरिया, दोनों ट्रॉपिक्स के बीच का जो एरिया, दैट इज योर ट्रॉपिकल जोन। ठीक है, पहले जोन हमने डिस्कस किए ट्रॉपिकल जोन। अब हम दूसरी जोन देखते हैं। जब हम जाएंगे ट्रॉपिक ऑफ नॉर्थ की बात कर रही हूँ पहले, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्टिक सर्कल के बीच में, मीन्स 23.5 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री नॉर्थ तक जब हम जाएंगे तो हमारी आएगी टेम्परेट जोन। इन द सेम वे आप साउथ में जाओ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से एंटार्क्टिक सर्कल के बीच में जो आपका डिस्टेंस है वो आती है आपकी टेम्परेट जोन। ठीक है, 2 जोन्स हमने डिस्कस कर ली, ट्रॉपिकल जोन एंड टेम्परेट जोन। अब हमारी आ गई थर्ड जोन की बारी, जो आपका एरिया बच गया है टेम्परेट जोन के ऊपर नॉर्थ में और टेम्परेट जोन के नीचे साउथ में, वो एरिया हमारा आ गया पोलर जोन का। ठीक है बेटा, ये सारा है आपका बेसिकली लैटिट्यूड्स बताए हैं मैंने आपको और तीनों क्लाइमेटिक जोन्स बताएंगे। अब आपकी आगे बारी आती है कि जो सन है, सन कैसे इफेक्ट करता है, ये कैसे 3 जोन्स में इन्होंने डिवाइड किए है। तो हाउ, ये ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेट जोन और पोलर जोन में डिफरेंस क्या है, क्या फ़र्क है, वेयर लाइज द डिफरेंस। तो वो हम अब देखते हैं कि सन तो एक ही है, वो सारी अर्थ पे इक्वल सनलाइट आ रही है, सारी सन पे अर्थ पे दे रही है, तो फिर भी हमारी ये जोन्स डिफरेंट क्यों हैं। वो बेटा इसलिए, अब आप देखो आपकी जो इक्वेटर के पास देखो डायरेक्ट सनलाइट आ रही है। जब डायरेक्ट चीज़ आती है आपके पास हमेशा वो ज़्यादा होती है। वो जो थोड़ी जगह घेरेगी, सीधी डायरेक्ट सनलाइट आएगी बट उसकी हीट ज़्यादा होगी।
इसीलिए इक्वेटर के आसपास के जो एरियाज़ होते हैं वो ज़्यादा गर्म होते हैं। ये जो ट्रॉपिकल जोन है इसलिए ये हॉट होती है, ठीक है। इसके बाद में अगर आप देखो जो आपकी ऊपर जा रही है टेम्परेट जोन पे और पोलर जोन पे जो आपकी रेज जा रही हैं वो आपकी स्लांटिंग हो रही है। अब जैसे जैसे स्लांट बढ़ता है वैसे वैसे हीट की इंटेंसिटी कम हो जाती है, ठीक है। सो टेम्परेट जोन पे देखो आप थोड़ी कम आपकी स्लांट है, स्लांटिंग रेज हैं बट थोड़ी कम है, तो वो कम होने के कारण क्या हो रहा है, वहाँ पे ठंड होती है पर इतनी ज़्यादा ठंड नहीं होती। वहाँ पे हीट है पर इतनी ज़्यादा हीट नहीं है। ट्रॉपिकल के कंपैरेटिवली कम है हीट बट थोड़ी हीट है। और जब आप ऊपर पोलर जोन में जाओगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास जाओगे, साउथ पोल पे बिल्कुल स्लांटिंग रेज आ जाती हैं। जितनी स्लांट वो बढ़ेगी नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास, मीन्स पोलर जोन में स्लांट बढ़ जाती है। स्लांट बढ़ने के कारण क्या होगा, हमारी जो सन की रेज है, सन की हीट की इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है। कम होने के कारण, ज़्यादा स्लांट होने के कारण वहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है। इन एरियाज़ पे, इन जोन में कुछ आपकी जगह ऐसी हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा दिन या समटाइम मंथ्स निकल जाते हैं, सन विजिबल नहीं होता है, ठीक है। तो ये थी आपकी पूरी, मैंने आपको जो बताया है कि कैसे आपकी लैटिट्यूड्स डिवाइड हुए हुए हैं अर्थ में और कैसे आपकी जोन जो हैं डिफरेंट डिस्कस किए हैं और सन का क्या इम्पेक्ट पड़ रहा है जोन्स के ऊपर। क्या अगर रेज स्ट्रेट हैं तो ज़्यादा हीट होगी, अगर स्लांट कम है तो थोड़ी कम होगी, अगर स्लांट ज़्यादा है, जितनी ज़्यादा स्लांट होगी उतनी ज़्यादा हीट कम होगी, ठीक है बेटा। नाउ कम्स पोलर रीजन्स। पोलर रीजन्स के बारे में अब हमने बात करनी है। अभी तक बेटा अब हमने डिस्कस करके हटे ना, अभी हम के कैसे लैटिट्यूड्स हैं और अर्थ में लैटिट्यूड्स के बारे में हमने तीनों जोन जो हमारी अर्थ पे डिवाइड हुई हैं, ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेट जोन एंड पोलर जोन। अब हम रीजन्स की बात करते हैं। पहले हम बात करेंगे पोलर रीजन की। पोलर रीजन जो है वो कहाँ होते हैं, वो बेसिकली आपके इट इज़ लोकेटेड एट हाई एल्टीट्यूड्स एंड डज नॉट रिसीव एडिक्वेट सनशाइन। हाई एल्टीट्यूड्स पे पोलर रीजन्स होते हैं। नॉर्मली जो हमने जो हमने अर्थ के जोन्स जो हमने पढ़े उसमें आपने देखा नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बाद में या टेम्परेट जोन के ऊपर जो हमारे पोलर जोन आती है, दैट इज़ 66.5 डिग्री नॉर्थ टू 90 डिग्री नॉर्थ एंड 66.5 डिग्री साउथ टू 90 डिग्री साउथ, वो हमारे पोलर जोन्स हैं। बट पोलर रीजन जो है बच्चे वो है, ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वहीं पे होंगे, उसके अलावा भी जो हाई अल्टीट्यूड्स पे जो वहाँ पे भी आपके पोलर रीजन्स होंगे। अगर आप बोलोगे हिमालयाज़ पे पोलर रीजन्स नहीं है, पर उससे भी जो ऊपर हाई एल्टीट्यूड्स पे वहाँ पे पोलर रीजन्स है। और पोलर जोन में हमने जैसे पहले पढ़ा था, क्या एक फीचर है कि वहाँ पे एडिक्वेट सनशाइन नहीं आती है क्योंकि इक्वेटर से वो दूर है। दूर होने के कारण वहाँ पे स्ट्रेट सन नहीं आता है जैसे इक्वेटर पे आता है, वहाँ पे स्लांटिंग सन आता है। जितना स्लांट होगा सनरेज जितनी स्लांटिंग होगी उतनी वहाँ पे सनशाइन की हीट जो होगी वो कम होगी। और यहाँ पे जो है सनशाइन, आपकी सन की जो हीट है प्रॉपर नहीं होती, इसलिए वो मोस्ट ऑफ द ईयर वो ठंडे ही रहते हैं, ठीक है। ये जो एरियाज है दीज आर कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर। अगर आप देखो तो इट समर्स में भी यहाँ पे जो टेम्परेचर है यहाँ पे 0 डिग्री रहता है, मीन्स इट्स वेरी कोल्ड। तो पोलर रीजन्स वो रीजन्स है जहाँ पे सनशाइन कम होती है और जो स्नो के साथ ढके ही रहते हैं पूरा साल, ठीक है। अब बहुत सारी कंट्रीज में आ जाती हैं, जैसे ग्रीनलैंड है, आइसलैंड है, जो आपके पोलर रीजन्स के पास है। मैं आपको बताती हूँ, अब जैसे नॉर्थ पोल के पास अगर आप जाओ तो वहाँ पे ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपकी वो पूरा साल ही स्नो के साथ कवर्ड रहता है और वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है। नॉर्थ एरिया में, ग्रीनलैंड के नॉर्थ पार्ट में वहाँ पे लाइफ तो पॉसिबल नहीं है। वहाँ पे थोड़ी बहुत ही आपकी वेजिटेशन होती है
ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सनशाइन कम है तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हमारा वहाँ प्लांट्स नहीं कर पाते हैं, इसके कारण वहाँ पे बहुत थोड़ी वेजिटेशन है हमारी ग्रीनलैंड में, नॉर्थ में, और वहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। सो ग्रीनलैंड के साउथ एरिया में कुछ लोग वहाँ पे रहते हैं, बट इट इज़ वेरी हॉट, ठीक है, सॉरी इट इज़ वेरी कोल्ड। सो ये आपकी पोलर रीजन्स है। आगे चलते हैं, आगे बात आते हैं हमारी डेजर्ट्स की। डेजर्ट्स बेटा आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, आप लोगों को पता है कि डेजर्ट क्या होता है। नॉर्मली हम डेजर्ट, आप लोगों ने जो पढ़ा हुआ है नॉर्मली क्या पढ़ा हुआ है कि डेजर्ट वो होता है जहाँ पे बहुत कम या बहुत थोड़ी रेनफॉल होती है और जहाँ पे जो बहुत गर्म होते हैं, बट एक्चुअली दिस इज़ नॉट ट्रू। डेजर्ट जो होते हैं, डेजर्ट वो होते हैं जो where the temperature in this region is very hot or very cold and it receives little or no rainfall. डेजर्ट वो जगह है जहाँ पे, यहाँ तक आपका ठीक है कि वो जहाँ पे रेनफॉल कम या नहीं होती है, ठीक है, और ये पर ये दूसरी कंडीशन जो है ये बहुत हॉट भी हो सकते हैं और बहुत कोल्ड भी हो सकते हैं। इसलिए हम जो है डेजर्ट्स को दो तरह के कहते हैं, हॉट डेजर्ट्स एंड कोल्ड डेजर्ट्स। बट 7th क्लास में आपको जहाँ पे आप पढ़ोगे वो सारी जगह पे हॉट डेजर्ट्स ही हैं, पर मैं आपकी जनरल नॉलेज इम्प्रूव करने के लिए आपको पता होना चाहिए ये चीज़ कि डेजर्ट्स में कोल्ड डेजर्ट्स भी होते हैं, कल्ले हॉट डेजर्ट्स नहीं होते। डेजर्ट्स की दूसरी चीज़ है क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी होती हैं, या क्लाइमेटिक कंडीशंस हॉट एंड ड्राई होंगी क्योंकि बारिश कम होती है। सो या तो हॉट एंड ड्राई होगी या कोल्ड एंड ड्राई होगी, मीन्स गर्मी बहुत ज़्यादा और सूखा विदाउट रेनफॉल और लिटिल रेनफॉल, और कोल्ड बहुत ठंड और ड्राई, बहुत ठंड और बारिश जो है वो कम या लिटिल और नो। इसकी एग्जांपल्स हैं जैसे सहारा डेजर्ट है, थार डेजर्ट है, लद्दाख डेजर्ट है। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूँ जो सहारा डेजर्ट है और थार डेजर्ट है ये आपके हॉट डेजर्ट्स हैं, और जो आपका लद्दाख डेजर्ट है वो आपका कोल्ड डेजर्ट है। ये मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ कि लद्दाख डेजर्ट जो है हमारा कोल्ड डेजर्ट है और वो हमारा हॉट डेजर्ट नहीं है। वहाँ पे लद्दाख डेजर्ट में क्या है, ठंड बहुत ज़्यादा होती है बट वो ड्राई है, वहाँ पे बारिशें कम होती हैं, ठीक है, बारिश कम है या बिल्कुल नहीं है। तो चलो अभी हम आगे देख। नेक्स्ट कम्स ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड जनरली नियर द इक्वेटर। अब आप लोगों को पता है इक्वेटर कहाँ पे है? इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड पे है, हमने पढ़ा था ना, अर्थ के बिल्कुल सेंटर से इक्वेटर पास होता है, तो वो 0 डिग्री लैटिट्यूड पे है। तो वो जो आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट उसके वहाँ पे होता है आपका, मीन्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा सनशाइन आती है, हॉट बहुत होता है, और वहाँ पे दीज एरियाज रिसीव्स मोर रेन, सनशाइन एंड मोर रेनफॉल। धूप भी बहुत ज़्यादा होती है, मीन्स गर्मी हॉट बहुत ज़्यादा होती है, हीट बहुत ज़्यादा है, गर्म है, एंड मोर रेनफॉल है, बारिश भी ज़्यादा होती है और गर्मी भी ज़्यादा होती है। सो इसकी क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी होंगी? क्लाइमेटिक कंडीशंस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की हॉट एंड ह्यूमिड होगी, गर्मी भी ज़्यादा और ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा क्योंकि बारिश ज़्यादा होगी। ड्राई नहीं होंगी। ड्राई कहाँ पे, हॉट एंड ड्राई कहाँ पे होती है? वो डेजर्ट्स में होती है, हॉट एंड ड्राई या कोल्ड एंड ड्राई, ठीक है। अब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की में आपकी कौन कौन सी कंट्रीज आ जाती हैं? जैसे आपकी मलेशिया है, इंडोनेशिया है, ये कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे जो इक्वेटर के पास पड़ती हैं। ऐसे ही आपका वो जगह आ जाती है, अफ्रीका है, या आपका अमेज़न फॉरेस्ट है, ये आपके सारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन्स हैं। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपकी सनशाइन भी ज़्यादा होती है और रेनफॉल भी ज़्यादा होती है। ये गर्म बहुत ज़्यादा और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा इनमें, ठीक है। सो ये आपकी अभी तक हमने 3 तरह के हमने आपके ये पढ़े हैं कि डेजर्ट्स होती हैं, देन हमने एक वो की है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की है, डेजर्ट्स की है, और एक हमने पोलर रीजन्स की है, ठीक है। हमने 3 रीजन्स हमने पढ़े हैं। नाउ कम्स, अभी तक जो हमने पढ़ा हमने सारा पढ़ा कि ओवरऑल अर्थ की बात की है, अर्थ के बीच में रीजन्स की बात की है। अब हमने बात करने की, अभी तक जो आपने पूरे
अर्थ की कंडीशंस, क्लाइमेटिक कंडीशंस, वेदर कंडीशंस हमने डिस्कस किए, पर हमने क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ इंडिया अभी तक डिस्कस नहीं किए। तो अब हम क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ इंडिया डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब ये देखो इंडिया, आप देखो जो आपको पता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को डिवाइड करता है, इंडिया को डिवाइड करता है 2 जोन्स में। जो आपने पहले हमने जब जोन्स मैंने आपके साथ डिस्कस की थी, अगर आप रिकॉल करो तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर जो है वो हमारी नॉर्थ में जो है वो कौन सी जोन आती है, वो हमारी टेम्परेट जोन आती है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे साउथ में कौन सी जोन आती है, वो हमारी ट्रॉपिकल जोन आती है। सो इन दिस वे इंडिया को 2 जोन्स में डिवाइड हुई है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ने इंडिया को 2 जोन्स में डिवाइड किया हुआ है, टेम्परेट जोन एंड ट्रॉपिकल जोन। अब आप मुझको मैं एक होमवर्क देती हूँ, वैसे मैं आपको बता भी दूंगी। वो आपका होमवर्क ये है कि आपने बताना है कौन सी जोन, कौन सा एरिया इंडिया में टेम्परेट जोन में आता है और कौन सा आपका ट्रॉपिकल जोन में आता है। अगर आप केयरफुली इस वीडियो को सुनोगे तो आपको इसका आंसर इस वीडियो में ही मिल जाएगा। बट इवन दो थोड़ा अपना दिमाग चलाओ और आप सोचो आपको टेम्परेट जोन के क्या फीचर्स मैंने बताए थे, तो आपके इंडिया में कौन से फीचर्स कहाँ पे हैं। सो कौन सा आपका टेम्परेट जोन में एरियाज आते हैं और कौन से आपके एरियाज ट्रॉपिकल जोन में आते हैं। ठीक है बेटा, ये आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है इसका आंसर। तो चलो अब हम आगे डिस्कस करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ हिमालयाज हैं उसमें हमारा कोल्ड क्लाइमेट है। हिमालयाज में के पास हमारा नॉर्दर्न पार्ट में हमारा कोल्ड क्लाइमेट है और वहाँ पे फ्रीजिंग बहुत बर्फीली हवाएं चलती हैं। और जो हमारे वेस्टर्न पार्ट का कंट्री का जो वेस्टर्न पार्ट है वो बहुत हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट है। अभी देखो अभी मैंने डिस्कस किया कि जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ हिमालयस है वहाँ पे आपकी बर्फीली हवा, कोल्ड क्लाइमेट है, बर्फीली हवा है। और जो आपका वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री है वहाँ पे हॉट एंड ड्राई है। वेस्टर्न पार्ट में जैसे आपका राजस्थान है वो हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट है, वहाँ पे आपका डेजर्ट आ जाता है, अभी हमने डिस्कस किया। ठीक है। और जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट कौन सा आता है, ये असम साइड, मेघालय, वो सारी एरियाज, वहाँ पे बहुत वेट क्लाइमेट है, वहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है। वेट क्लाइमेट के कारण क्या है, रेनफॉल बहुत ज़्यादा है। मिजोरम एक मेघालय में ऐसी एक जगह है जहाँ पे पूरे साल की जो एनुअल रेनफॉल होती है पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा होती है। वो कौन सी जगह पे होती है, मेघालय में एक जगह है मौजनराम। ओके, ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में आती है हमारी। सो अभी तक मैंने आपको बताया कि वेस्टर्न पार्ट जो है हमारा हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट का है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो है हमारा वो वेट क्लाइमेट का है, और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ हिमालय जो है हमारा कोल्ड क्लाइमेट है। सो आपका होमवर्क अब क्या है बच्चों, कि आप लोगों ने बताना है कि हमारे इंडिया के जो आपको 2 जोन्स में डिवाइड किया, टेम्परेट जोन और ट्रॉपिकल जोन, आप बताओगे टेम्परेट जोन में कौन सा एरिया आता है और ट्रॉपिकल जोन में कौन सा एरिया आता है। वैसे अगर आपने केयरफुली ये वीडियो सुनी है तो इसके बीच में ही आपका इनडायरेक्ट वे में मैंने आपको आंसर भी बता दिया है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कौन सा एरिया हमारा हॉट है और कौन सा एरिया हमारा कोल्ड है। जो एरिया हमारा हॉट है वो कौन सी जोन में आएगा, जो एरिया हमारा कोल्ड है वो कौन सी जोन में आएगा। ठीक है, सो ये था हमारा इंडिया का क्लाइमेट। सो अभी हम इसमें डिस्कस करेंगे बच्चे क्लाइमेट, और उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंगली कैसे एनिमल्स अडेप्ट करते हैं अपने आप को, वो डिस्कस करें। सो सबसे पहले हम देखते हैं अडेप्टेशंस इन पोलर रीजन्स। पोलर रीजन्स में एनिमल्स कैसे अपने आप को अडेप्ट करते हैं वो देखते हैं। तो देखो जैसे स्लाइड में आपको पोलर बियर्स दिख रहे हैं, वो कैसे कितने आराम से कंफर्टेबली वो प्ले कर रहे हैं स्नो में। सो हाउ दे अडेप्ट देमसेल्व्स, ये हमने चीज़ डिस्कस करनी है। ठीक है, इन पोलर रीजन स्नो इज देयर फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर एंड टेम्परेचर रिचेज माइनस। पोलर रीजन्स में स्नो पूरा साल ही रहती है, पूरा साल स्नो रहती है, और जो टेम्परेचर है वो बहुत लो जाता है, वो माइनस में भी पहुंच जाता है, -20 -18 ये नॉर्मल जाता है। ठीक है, सो
ये दिस क्लाइमेटिक कंडीशन से जो टेम्परेचर इतना लो चला जाता है, दिस मेक्स अ क्लाइमेट मोर हार्श एंड डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव। इतनी ठंड में रहना तो बहुत मुश्किल है, क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं और जीना, सर्वाइव करना इस क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला काम हो जाता है। सो इस रीजन में, पोलर रीजन्स में एनिमल्स ने अपने आप को डेवलप कर दिया उस अडाप्टेशन में, उस तरह के माहौल में रहने के लिए, इतनी ठंड में रहने के लिए कि पूरा साल जहाँ पे इतनी ठंड रहती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पोलर बियर की। पोलर बियर जो है, ये देखो साइड पे पिक लगी हुई है। अभी आपने बियर्स को खेलते हुए भी देखा कि वो स्नो में कितने कंफर्टेबली प्ले कर रहे थे। तो हाउ दे हैव अडेप्टेड देमसेल्व्स टू लिव इन सच एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट। इतने एक्सट्रीम क्लाइमेट में कैसे वो रहते हैं, कैसे उन्होंने अडेप्ट किया अपने आप को, तो वो हम देखते हैं। ठीक है, जो पोलर बियर हैज़ 2 थिक लेयर्स ऑफ फर ऑन इट्स बॉडी। पोलर बियर की बॉडी आप देखो, उसके ऊपर 2 थिक लेयर्स फर की होती है। देखो कितने मोटे मोटे लग रहे हैं ना पिक में, अगर आप देखोगे तो इनकी जो बॉडी है उसमें 2 फर की थिक लेयर्स है ताकि उनको ठंड ना लगे। दे हैज थिक लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन नोन एज ब्लबर। एक तो उनकी फर बॉडी के ऊपर 2 थिक लेयर्स हैं फर की, और दूसरा उनकी बॉडी के अंदर फैट की एक थिक लेयर है जिसको हम ब्लबर कहते हैं। ठीक है, सो ये जो फैट की थिक लेयर है वो अंदर होती है बॉडी के। नॉर्मली जो एनिमल्स पोलर रीजन में रहते हैं, इतनी एक्सट्रीम कंडीशंस में रहते हैं, उनकी सब की बॉडी के अंदर एक थिक लेयर फैट की होती है ताकि उनको ठंड कम लगे, जिसको हम ब्लबर कहते हैं। ठीक है, इसकी वाइट कलर, ये देखो जो आपके पोलर बियर्स हैं वाइट कलर के होते हैं। ये जो वाइट फर है इनको हेल्प करती है कैम्फोलेज करने के लिए इजीली, ताकि वो इजीली अपनी सराउंडिंग्स में मिक्स हो जाएं, तो ताकि वो अपने प्रे से और प्रेडेटर से वो बच सके, छिप सके। समटाइम्स दे बिकम प्रे एंड समटाइम्स दे बिकम प्रेडेटर। इन बोथ वेज, इन बोथ द कंडीशंस, अपने आप को बचाने के लिए कैम्फोलेज उनके लिए हेल्प करती है। ठीक है, वाइट फर से वो कैम्फोलेज इजीली परफॉर्म कर लेते हैं। आगे है कि ये जो आपके पोलर बियर्स है, इनके वाइट पॉज होते हैं, वाइट पॉज है, और इनके लॉन्ग कर्व्ड नेल्स, इनके जो नाखून है वो लॉन्ग होते हैं, लंबे लंबे नाखून, और कर्व्ड मीन्स स्ट्रेट नहीं, कर्व्ड होते हैं, जिसको हम पॉज कहते हैं। सो ये क्यों होते हैं इस तरह के, क्योंकि देखो ये लोग रहते ही स्नो में है। सो इस टाइप के पॉज इनको हेल्प करते हैं कि वो स्नो में इजीली मूव कर सके, एक जगह से दूसरी जगह पे जा सके, और वो स्विमिंग में उनकी हेल्प करते हैं। ठीक है, और इनको एक गॉड गिफ्ट मिला हुआ है बाय नेचर। इनमें ये गिफ्ट है कि इनकी स्मेलिंग, जो स्पेलिंग पावर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इनको पानी के बीच में, स्नो के बीच में भी अगर एक थिक लेयर स्नो है उसके बीच में अगर फिश है, तो इनको पता चल जाता है कि फ़िश यहाँ पे है, कि वहाँ पे इतना माइनस में टेम्परेचर जाता है। सो पानी की जो ऊपर वाली लेयर है वो तो स्नो बन जाती है, फ्रीज हो जाती है, वो स्नो की लेयर के नीचे आपका पानी लिक्विड फॉर्म में, राइट। तो वो उसको पानी के बीच में फिश है, और वो जो आपकी पोलर बियर्स है उनको उसकी स्मेल से पता चल जाता है यहाँ पे फिश है, तो वो इजीली वहाँ पे स्नो को, उस जगह की स्नो को ब्रेक करके वो फिश को कैच कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे पोलर बियर ने अपने आप को अडेप्ट किया वहाँ के रीजन, वहाँ के टेम्परेचर में, क्लाइमेट में सर्वाइव, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए। सो ये था आपका पोलर बियर का। आगे हम पेंगुइन्स का। पेंगुइन्स भी ऐसे ही आपके क्लाइमेटिक कंडीशंस में रहती हैं, पोलर रीजन्स में रहते हैं। ये जो पेंगुइन्स हैं ये वाइट कलर की होती हैं और ब्लैक बैक होती है। ये तो तकरीबन सारे बच्चों ने पेंगुइन्स, पोलर बियर्स देखे होंगे मूवीज़ में एंड ऑल, या आपकी बुक्स में आपने देखी होंगी। तो ये जो पेंगुइन्स है वाइट कलर की होती है और उनकी जो बैक है वो ब्लैक कलर की होती है, जिसको ईजीली कैम्फलेज कर सकते हैं। ठीक है, इनकी बॉडी में भी अंदर एक थिक लेयर ऑफ फैट होती है अंडर द स्किन, जो हमने अभी उसमें किया था डिस्कस ब्लबर। पोलर बियर्स में उनकी फैट, बॉडी के अंदर भी एक
स्किन है ना, थिक फैट लेयर है स्किन के अंदर, ऐसे ही पेंगुइन्स की भी है, ताकि वो इजीली कोल्ड क्लाइमेट में सर्वाइव कर सके। और जो ये जो पेंगुइन्स हैं नॉर्मली ये ग्रुप्स में रहती हैं। ये क्यों ग्रुप्स में रहते हैं, आपने कभी भी देखा हो, कभी एक पेंगुइन नहीं होती है, वो हमेशा ग्रुप्स में होती है। वो इसलिए ग्रुप्स में होती हैं ताकि अगर वो इकट्ठे झुंड में रहेंगी तो एक दूसरे की वार्मथ से उनको थोड़ा गर्मी महसूस होगी, उनको अच्छा लगेगा, उनको ज़्यादा क्लाइमेट ठंडी नहीं लगेगी। जैसे इसकी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अगर आप एक बंदा अकेला रूम में बैठा है विंटर्स में तो उसको ठंड लगेगी। अगर वहाँ पे 10 पीपल आर सिटिंग इन द रूम तो वह कमरा ज़्यादा गर्म होगा। इन द सेम वे अगर पेंगुइन्स ग्रुप में रहती हैं तो उनको अच्छा लगता है और वहाँ पे उनको वार्मथ लगती है। ठीक है, पेंगुइन्स की 4 लिम्स हैं और उनके स्ट्रॉन्ग फ्लिपर्स हैं जो उनको स्विमिंग में हेल्प करती हैं। इनके जो 4 लिम्स हैं उसके आगे एक स्ट्रॉन्ग फ्लिपर्स हैं जो आपने देखा होगा जब ह्यूमन बीइंग्स भी स्विमिंग करते हैं तो वो फ्लिपर्स यूज़ करते हैं आगे। तो ऐसे ही जो पेंगुइन्स हैं उनकी 4 लिम्स में, उनके बाजुओं के आर्म्स के आगे स्ट्रॉन्ग फ्लिपर्स लगे हुए हैं जो उनको स्विमिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये जो पेंगुइन्स हैं इनकी स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग बीक्स होते हैं ताकि वो इजीली अपनी फिश को कैच कर सके, अपने प्रे को कैच कर सके और वो अपना हंगर को सेटिस्फाई कर सके। ठीक है, सो इस तरीके से पेंगुइन्स आपकी अडेप्ट करती हैं अपने आप को। हमने पोलर रीजन में जो एनिमल्स रहते हैं वो कैसे अपने आप को अडेप्ट कर रहे हैं हम वो डिस्कस कर रहे हैं। हमने पोलर बियर्स की अडेप्टेशन की, पेंगुइन्स की अडेप्टेशन की, तो अब आगे आ गई बारी पोलर बर्ड्स की। पोलर बर्ड्स जो आपके पोलर रीजन्स में रहते हैं वो बर्ड्स हैं, जैसे आपको पिक दिख रही है। नॉर्मली ये जो पोलर बर्ड्स हैं ये इनको हम माइग्रेटरी बर्ड्स भी बोल देते हैं। ये वो बर्ड्स हैं, मतलब काफ़ी टाइप के बर्ड्स ये हैं जो पोलर रीजन्स में हमारे को पाए जाते हैं। तो ये जो ठंड के महीने में जब ड्यूरिंग विंटर सीजन जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो ये क्या करते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ठंड से ये वार्म रीजन्स में माइग्रेट हो जाते हैं, फ्लाई करते हैं। ये एक जगह से ठंडे पोलर रीजन से वो ठंडे इलाके से दूसरी जगह पे आते हैं, बहुत लंबा लंबा डिस्टेंस ये ट्रेवल करते हैं, फ्लाई करते हैं दूसरी जगह पे जाने के लिए जहाँ पे उनको वार्मथ मिले। ओके, जो वो लॉन्ग डिस्टेंस ये ट्रेवल करते हैं, किसके लिए ट्रेवल करते हैं, ताकि उनको एक सूटेबल क्लाइमेट मिले जहाँ पे वो रह सके, जो कि बहुत ज़्यादा ठंड पोलर रीजन जैसे ना हो। उस चीज़ को हम माइग्रेशन कहते हैं। अगर आपको एग्ज़ाम में माइग्रेशन की वो डेफिनेशन पूछ लेते हैं तो आप क्या बोलोगे? लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन सर्च ऑफ फेवरेबल क्लाइमेट बाय बर्ड्स इज रेफर टू एज अ माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स की माइग्रेशन को हम ये कहते हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। ठीक है, नॉर्मली जो आर्टिक टर्न या साइबेरियन क्रेन्स हैं ये माइग्रेटरी बर्ड्स की एग्जाम्पल्स हैं। अब आप देखो ये जो पोलर रीजन से ड्यूरिंग विंटर्स अपने आप को एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन से बचाने के लिए ये अपने आप को वहाँ से थाउजेंड्स ऑफ माइल्स किलोमीटर से ट्रेवल करते हैं, फिर ये फ्लाई करते हैं और ये दूसरी रीजन्स में जाते हैं। ये सम टाइम्स व्हाट हैपन, अगर आप देखोगे इंडिया में हरियाणा तक भी ये माइग्रेटरी बर्ड्स जो है ये आते हैं। ये जब वहाँ पे बहुत ज़्यादा विंटर सीजन होती है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम की ठंड पड़ रही होती है, तब अपने आप को बचाने के लिए वो दूसरे एरियाज में फ्लाई होते हैं। ठीक है, क्योंकि समर्स में भी टेम्परेचर 0 तक तो पहुँचता ही है, तो समर्स में भी ठंड होती है बट इतनी एक्सट्रीम कंडीशंस नहीं होती, और ड्यूरिंग विंटर्स वहाँ पे माइनस में जब टेम्परेचर जाता है तो अपने आप को बचाने के लिए ये लोग वहाँ से माइग्रेट करते हैं। ठीक है, जैसे हमने पोलर बियर्स हमने पढ़ लिए, हमने पेंगुइन्स पढ़ ली,
हमने बर्ड्स पढ़ लिए, माइग्रेटरी बर्ड्स। अब हम और पोलर एनिमल्स इनके अलावा जो अब उस पोलर जोन्स में मिलते हैं हमारे को, वो एनिमल्स डिस्कस करते हैं। अब जैसे फिशेस हैं पोलर रीजन्स में, फिशेस होती हैं पोलर रीजन से। पोलर रीजन्स में देखो इतनी ज़्यादा ठंड है, माइनस में टेम्परेचर जाता है, तो वो जो अपर लेयर होती है जो पानी की, वो तो फ्रीज ही हो जाती है, वो तो बर्फ़ ही बन जाती है। बट अपर लेयर के नीचे ऊपर आपका जो वाटर है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, फ्रीज होके स्नो बन जाता है। बट नीचे आप जाओगे, नीचे देखोगे उस लेयर के नीचे जो है आपका लिक्विड फॉर्म में वाटर आपको अवेलेबल होता है। वो जैसे जैसे आप नीचे जाते रहोगे, उसमें पानी में नीचे जाते रहोगे, वो पानी जो है अपनी वार्मथ रिटेन करता है, गर्माहट पानी में रहती है, इतनी आइसी फीलिंग नहीं आती है। सो फिशेस इन पोलर रीजन्स गो डीपर इन वाटर टू स्टे वार्म एज वाटर रिटेन्स इट्स वार्मथ अंडर द कूल आइसी लेयर। ऊपर से ठंडा होता है स्नो, ऊपर से ठंडी है, ऊपर का पानी ठंडा है, पर जैसे बहुत ज़्यादा डीप में आप जाओगे तो पानी गर्म होता है, अपनी वार्मथ रिटेन करता है। तो फिशेस अपने आप को उस टेम्परेचर में रहने के लिए वो नीचे ज़्यादा पानी में रहती हैं। ठीक है, और एग्जांपल्स हैं आपकी पोलर एनिमल्स की, सील्स है, रेंडियर्स है, फॉक्सेस है, मस्क ऑक्सन है, ये एक स्पेशल ब्रीड है ऑक्सन की, स्नो लेपर्ड्स है। ये सारे एनिमल्स जो है ये पोलर एनिमल्स है जो आपको पोलर रीजन्स में, पोलर जोन्स में आपको मिलते हैं। राइट, अब देखो रेनडियर की आपकी एग्जांपल क्या है। अब आपने इसमें देखा होगा अपनी मैगजीन्स में भी देखा होगा, बुक्स में भी देखा होगा, क्रिसमस में आपने सेंटा क्लॉज टीवीज़ में भी देखा होगा। सेंटा क्लॉज जो अपना एक उसके ऊपर आते हैं, जो एक कार्ट के ऊपर आते हैं, वो जो कार्ट होती है उनकी, वो एनिमल्स ड्राइव करते हैं। वो जो एनिमल्स ड्राइव करते हैं, एनिमल्स कौन से एनिमल्स होते हैं, वो रेनडियर होते हैं। ठीक है, तो रेनडियर वहाँ पे आपको इजीली आपको दिख जाते हैं, तो आपको इजीली आप उससे पता कर सकते हो कि रेनडियर्स वो सेंटा क्लॉज के पास होते हैं। ठीक है, सो ये सारे पोलर एनिमल्स हैं जो आपको पोलर रीजन्स में मिलते हैं। सो नाउ वी विल डिस्कस अडेप्टेशंस इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। हमने पोलर रीजन्स की कर चुके हैं, अब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की हमने अडेप्टेशंस, हाउ एनिमल्स अडेप्ट देमसेल्व्स टू लिव इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, तो वो हम देखते हैं हम कैसे अपने आप को वो अडेप्ट करते हैं। सो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आपको पता है वो इक्वेटर के आसपास होता है, 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ, और यू कैन से 23 एंड एग्जैक्टली यू कैन से 23.5 डिग्री साउथ एंड 23.5 डिग्री नॉर्थ, वहाँ तक जो है वो इक्वेटर के आसपास वो हमारा ट्रॉपिकल रीजन आता है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरियाज में वहाँ पे बारिश, धूप अच्छी होती है, बारिश अच्छी होती है, तो इसके कारण क्या है वहाँ पे वेजिटेशन फूड बहुत ज़्यादा होता है। जब वहाँ पे वेजिटेशन फूड ज़्यादा होगा तो वहाँ पे इट सपोर्ट्स लार्ज वैरायटी ऑफ लाइफ, मीन्स ज़्यादा लाइफ को एनिमल्स, वैरायटी ऑफ एनिमल्स को वो सपोर्ट करती है, क्यों हर टाइप के एनिमल को अपना खाना वहाँ पे इजीली मिल जाता है। तो ये इनके एनिमल्स के अडाप्टिव फीचर्स क्या हैं वहाँ पे रहने के, वो बेसिकली एक तो सेंसिटिव हियरिंग, मीन्स छोटी से छोटी लाइक पिन भी ड्रॉप करते हैं हम, मैं एग्जांपल देख रही हूँ आपको, एक पिन ड्रॉप करते हैं तो हमारे को आवाज़ सुनाई देती है, वैसे शार्प उनकी हियरिंग होती है कि हल्की सी अगर ग्रास में हल्की सी भी आवाज आ रही है तो उनको पता चल जाता है एनिमल्स को यहाँ पे कोई है। तो दे हैव शार्प आई साइट, उनकी आई साइट बहुत ज़्यादा शार्प होती है, सो डैट ये जो एनिमल्स हैं वहाँ पे प्रे एंड प्रीडेटर्स की गेम चलती है। प्रे अपने प्रीडेटर से बचता है, प्रीडेटर अपने प्रे को देखता है। ठीक है ना, वो सारे ये गेम ये इसी तरह चलने के लिए अगर उनकी शार्प आई साइट होगी तभी एनिमल्स कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, जैसे आपके एनिमल्स हैं ये डियर एंड योर लायन, डियर इज प्रे एंड लायन इज प्रीडेटर। अगर लायन की आपकी शार्प आई साइट होगी, उसकी सेंसिटिव हियरिंग होगी, तभी वो
अपने उसको देख पाएगा, प्रेडेटर को, प्रे को। और डियर ऑन द अदर हैंड वो प्रे है, तो प्रे की उसकी भी आंखें जो है वो शार्प आईसाइट होगी, ताकि उसको हर मोमेंट का पता रहे कि कहाँ से उसके ऊपर अटैक हो सकता है। उसके ईयर्स जो है इतने सेंसिटिव हियरिंग होती है कि उसको पता चल जाता है हल्की सी भी हलचल होती है, सो डैट वो अपने प्रीडेटर से बच सके, उसके अटैक से बच सके। और ये एनिमल्स की थिक स्किन होती है। थिक स्किन किस लिए होती है इन एनिमल्स की? क्योंकि अगर इन एनिमल्स की थिन स्किन होगी, एक तो आपको पता है ट्रॉपिकल एरियाज में धूप बहुत है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो गर्मी होने के कारण एक तो थिक स्किन होती है, तो उनकी हीट से उनको बचे रहते हैं वो। दूसरा कि अगर जो एनिमल्स हैं जो उनको वो अपने प्रीडेटर से उनका बचाव होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं फिर आपको एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे लायन अपना बफलो के ऊपर अटैक कर रही है, तो बफलो की स्किन आपने देखी कितनी मोटी होती है। सो अगर उनकी स्किन थिन होगी, तो जब आपका लायन उसके ऊपर अटैक करेगा अपने पॉस के साथ, क्लॉस के साथ, जब वो अटैक करेगा तो उसके शार्प नेल्स के साथ वो उसकी स्किन अगर उसकी थिन होगी तो वो आराम से स्क्रैच हो जाएगी एंड द बफलो विल डाई। बट वो उसको एक अडेप्टिव फीचर उसका ऐसा मिला हुआ है कि उसकी जो स्किन है वो थिक होती है, सो डैट वो इजीली अपने उसके प्रीडेटर के अटैक से वो ज़्यादा उसको हार्म ना पहुंचे, वो बच सके। ठीक है। सो नेक्स्ट इज इंडिया में रेन फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं? वो वेस्टर्न घाट्स पे जो पाए जाते हैं और असम में। असम में ज़्यादा रेन फॉरेस्ट है और वेस्टर्न घाट्स पे। अब आप बोलोगे कि मैम वेस्टर्न घाट्स कहाँ हैं? मैं आपको बताती हूँ, जो अरेबियन सी के साथ आपका मुंबई कोच पड़ता है। मुंबई कोच वाली जगह से आप 30 किलोमीटर अंदर जाओगे, इंटीरियर 30 किलोमीटर अंदर वाली इनलैंड एरिया वाली जगह जाओगे तो 30 किलोमीटर से 80 to 100 किलोमीटर तक एक्सटेंड होती है वो पूरी जगह पे, दैट इज योर वेस्टर्न घाट। ठीक है। तो अगर आपको कोई वेस्टर्न घाट पूछे तो आपको पता चल गया अरेबियन सी के साथ जो मुंबई कोस्ट वाला पूरी जगह है वो 30 किलोमीटर इंटीरियर में जाओ तो इट विल एक्सटेंड फ्रॉम 30 किलोमीटर टू 80 to 100। किसी जगह पे 80 किलोमीटर तक एक्सटेंड होगी, कहीं पे वो 100 किलोमीटर तक एक्सटेंड होगी। ओके बेटा, चलो अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं लायन की, कि लायन ने कैसे अपने आप को वहाँ पे अडेप्ट किया वहाँ के क्लाइमेट के अकॉर्डिंगली। एक तो लायन का कलर जो है, कलर ऑफ लायन हेल्प्स इट इन ब्लेंडिंग इट विद इट्स बैकग्राउंड। वो लायन का कलर ब्राउनिश होता है तो वो आराम से बाहर की अपने बैकग्राउंड में इजीली वो उसका कलर ब्लेंड हो जाता है, तो उसके जो वो तो प्रेडेटर का काम करता है, तो प्रे को पता नहीं चलता कि वहाँ पे लायन, वहाँ पे उसका प्रे है, उसको हार्म पहुंचा सकता है। ठीक है। दूसरा है इट हैज़ हाईली डेवलप्ड सेंस ऑफ स्मेल एंड शार्प नाइट विजन। जो लायन है इसकी स्मेल, जो इसकी स्मेल की पावर है वो बहुत शार्प है, उसको बहुत मतलब हल्की सी भी स्मेल उसको बहुत जल्दी आ जाती है। वो आपका जो है नॉन वेज उसने खाना ही फ्लैश है, फ्लैश खाता है तो उसको अपने प्रेस की स्मेल बहुत जल्दी आ जाती है कि वहाँ पे उसको उसका खाना मिल रहा है। और दूसरी उसकी विजन आई सेट बहुत शार्प होती है, तो उसको दूर से पता लग जाता है वहाँ पे उसका प्रे है, तो वो इजीली अटैक कर सकता है। दूसरा क्या है, एक इसमें एक ये बहुत अच्छी क्वालिटी है कि ये जो लायन जो है आपका कैट फैमिली को बिलोंग करता है, तो ये जब चलते हैं तो इसकी आवाज़ नहीं आती, पता नहीं चलता। ठीक है। सो ये जो इनकी हैबिट्स है, ये जिससे जो इनकी अडेप्टेशंस है, ये इनको हेल्प करती हैं ताकि वो अपने प्रे को आराम से पकड़ सकें, कैच कर सकें, टू सेटिस्फाई देयर हंगर। ठीक है। तो ये था है हमारा लायन का। चलते हैं फ्रॉग का। फ्रॉग आपने देखा है, फ्रॉग जो होता है वो लैंड पे भी रहता है और वाटर पे भी रहता है, वो दो जगह पे रहता है। तो फ्रॉग का कलर कौन सा होता है? ग्रीनिश कलर का होता है। वो ग्रीनिश कलर का क्यों होता है? ताकि वो कैम्फोलेज आराम से कर सके, आराम से वो, अगर आप देखो ग्रास में वो छुप जाता है, आपको पता ही नहीं चलता कि यहाँ पे फ्रॉग भी है, क्योंकि ग्रीन कलर का आराम से वो छिप जाता है। अगर आप देखो अब जो
फ्रॉग है वो मॉस्किटोज को खाता है, इंसेक्ट्स को खाता है। तो वो जब वो उनके ऊपर अटैक करता है तो उसकी टंग वो निकालता है, उसकी बहुत लंबी सी टंग होती है, जो उसकी टंग है वो स्टिकी होती है, सो डैट वो अपने प्रे को आराम से कैच कर सके। लंबी होती है और स्टिकी होती है, तो उसके कारण वो प्रे आराम से उसके ऊपर चिपक जाते हैं। ठीक है। और एक चीज़ और बताऊंगी, जो फ्रॉग में ये स्पेशलिटी है, ये कई बार आपको पेपर में भी क्वेश्चन आ जाता है। जब फ्रॉग छोटा होता है, जिसको आप टेडपोल बोलते हो, बेबी फ्रॉग को हम क्या बोलते हैं, टेडपोल बोलते हैं। तो जब वो छोटा होता है तो उसकी गिल्स होती हैं, उसके अंदर गिल्स होते हैं, सो डैट वो पानी में सरवाइव कर सके, वो ब्रीथ कर सके। और जैसे वो बड़ा होता है तो वो उसकी लंग्स भी हो जाते हैं, सो डैट वो लैंड पे भी सरवाइव कर सके। सो फ्रॉग एक ऐसा एनिमल है जिसकी बोथ लंग्स भी हैं और गिल्स भी हैं, सो डैट इजीली इट कैन लिव बोथ इन वाटर एज वेल एज इन लैंड। लैंड और वाटर में रहने के लिए यही है ना, लैंड पे रहने के लिए लंग्स होंगी और वाटर में रहने के लिए गिल्स होंगे। ठीक है, तो उसकी वो दोनों चीज़ें होती हैं। आगे है जो ट्री फ्रॉग है, एक केस की स्पेशल तरह का फ्रॉग होता है ट्री फ्रॉग। उसके जो पैड्स होते हैं ना, स्टिकी पैड्स होते हैं क्लॉज में, पैरों में उसके क्लॉज में स्टिकी पैड्स होते हैं। वो स्टिकी पैड्स क्यों होते हैं, वो बेसिकली इसलिए होते हैं ताकि वो आराम से पेड़ों के ऊपर चढ़ सके। पेड़ों के ऊपर चढ़ने के लिए अगर उसके पैरों के बीच में, क्लॉज के बीच में स्टिकनेस कुछ होगी, तभी वो स्टिकली आराम से उनको ऊपर वो मतलब बिना नीचे गिरे और आराम से उसको क्लाइंब कर सकेगा ट्री को, और उसको होल्ड कर सकेगा। ठीक है, सो ये ऐसे आपके फ्रॉग्स ने अडेप्टेशंस अपने आप को उस क्लाइमेट में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया में रहने के लिए अपने आप को अडेप्ट किए। सो नाउ कम्स मंकीज। मंकीज क्या है, मंकीज जो है ये आपके रेन फॉरेस्ट में ही रहते हैं। तो ये जो रेन फॉरेस्ट में मंकीज रहते हैं, इनके पाम्स होते हैं, सोल्स होते हैं, ताकि वो इजीली आपके ट्रीज पे क्लाइंब कर जाए और वो आराम से स्विंग। आपने देखा होगा ना, जो मंकीज होते हैं वो आराम से लटक जाते हैं, ट्रीज के ऊपर क्लाइंब कर लेते हैं। सो वो उनकी पाम्स और सोल्स ऐसी होती हैं, और उनकी जो मंकीज की टेल होती है लंबी, और वो जो टेल होती है वो यूज करते हैं ताकि वो आराम से ट्रीज के ऊपर हैंग हो सके, लटक सके। ठीक है, दे कैन क्लाइंब टू द टॉप मोस्ट ब्रांच ऑफ द ट्री विच हेल्प्स देम इन सेंसिंग द डेंजर। जब उनको लगता है कि उनको कोई डेंजर आ रहा है, खतरा कहीं से आ रहा है, तो वो टॉप मोस्ट ब्रांच पे, ट्री जितना मर्जी ऊंचा ट्री हो उसके टॉप मोस्ट ब्रांच पे जाके वो क्लाइंब कर सकते हैं। ठीक है बेटा, सो ये ऐसे ये मंकीज। नाउ कम्स टॉकन। टॉकन क्या है, इनके जो टॉकन है, दे हैव क्लॉज ऑन ईच लेग टू हेल्प इट स्टैंड ऑन ट्रीज। इनके क्लॉज दोनों लेग्स के ऊपर क्लॉज होते हैं ताकि वो ट्रीज के ऊपर खड़े हो सके। इनकी लंबी बीक होती है, एज आपको पिक्चर में दिख रहा है कि इनकी बीक जो है वो बहुत लंबी होती है, ताकि वो अपने फ्रूट्स को जो उन्होंने खाना है वो आराम से वो वहां से ले सके। और इनका जो कलर है फेदर्स का, वो इनको कैम्फोलेज करने में हेल्प करता है। राइट, नेक्स्ट कम्स लॉन्ग टेल्ड मैक्यू। लॉन्ग टेल मैक्यू भी ये आपके मंकीज ही होते हैं। ये आपके ज़्यादा कहाँ मिलते हैं, वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया के वेस्टर्न घाट्स पे आपको मिलते हैं। वेस्टर्न घाट्स अभी मैं आपको बता के हटी हूँ कहाँ आपके पाए जाते हैं। वो अरेबियन सी के साथ बॉम्बे के मुंबई कोस्ट के बिल्कुल 30 किलोमीटर्स अंदर इंटीरियर साइड जाओ, 30 to 80 किलोमीटर्स और 100 किलोमीटर्स के बीच में वो रहते हैं और वहाँ पे ये पाए जाते हैं। ठीक है, इनको बियर्ड एप भी बोलते हैं। और इनका जो वाइट कलर मेन सराउंड्स द हेड, जो हेड के आसपास वाइट कलर के होता है, फ्रॉम चीक्स टू चिन, चीक से चिन तक वाइट कलर का होता है। और ये बहुत अच्छे पेड़ों के ऊपर बहुत अच्छे से चढ़ जाते हैं, किसी भी लीफ के ऊपर चढ़ जाते हैं। और ये नॉर्मली इनकी क्या, ये खाते पीते क्या है, ये फ्रूट्स खाते हैं, सीड्स खाते हैं, लीव्स खाते हैं, स्टेम्स खाते हैं और बर्ड्स खाते हैं।
ठीक है बेटा, तो ये हमारे लॉन्ग टेल मैक्यू के है। इसके बाद में आता है हमारी एलिफेंट की बारी। एलिफेंट्स आप लोगों ने सबने देखे हैं, ये एलिफेंट्स हमारे घरों के बाहर भी आते हैं, तो आप देखते हो बहुत बिग एंड जाइंट एनिमल है। एनिमल की बहुत अच्छी वेल डेवलप्ड सेंस ऑफ स्मेल है, जिसके कारण वो एलिफेंट्स अपना फूड बड़े आराम से खा सकते हैं, ढूंढ लेते हैं खाने के लिए। आपको मैं बता दूं कि जो एलिफेंट्स का जो फेवरेट फूड है वो शुगर केन है। ठीक है, एलिफेंट्स की जो ट्रंक है उसमें पावरफुल बहुत मसल्स बहुत पावरफुल होती हैं, ताकि वो ट्रीज को भी, आप देखो ना, बड़े बड़े भारी भारी ट्रीज को बड़े आराम से वो जड़ से उठा लेते हैं, अप्रूट कर देते हैं। तो वो उनकी ट्रंक इतनी पावरफुल है, तो जिससे वो इजीली कर पाते हैं। इनकी सुनने की शक्ति, हियरिंग सेंस बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, ताकि उनको पहले ही पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पे हमारा खतरा आ रहा है, तो वो उस साइड से बचे रहें। और इनके आप देखो एलिफेंट्स के ईयर्स बहुत बड़े होते हैं। एलिफेंट्स के ईयर्स इतने बड़े होते हैं, उससे वो अपने आप को हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में ठंडा रखने के लिए उनको हेल्प करता है, ये जो इनके लॉन्ग ईयर्स है। तो दिस इज ऑल अबाउट एलिफेंट्स। So this is all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.